बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और साथ खैरियत से होगे। प्लीज़ सबसे पहले तो आप सब लोग अपनी अटेंडेंस को मार्क कर लो। आज भी मैंने अटेंडेंस लिस्ट शेयर कर दी है। अटेंडेंस लिस्ट के अंदर आप लोग देख सकते हो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि कल क्लास में मौजूद थे लेकिन उन्होंने अटेंडेंस नहीं मार्क की, ठीक है, या अगर अटेंडेंस मार्क किया तो सीएनएससी गलत लिख दी है। सो प्लीज़ अपना सीएनएससी करेक्ट लिखें और अटेंडेंस को मार्क कर लें। और एक दफ़ा आप लोग अटेंडेंस को मार्क कर लें, फिर हम लोग लेक्चर की तरफ चलते हैं। अ, कल मैंने प्रपोजल राइटिंग आप लोगों को करवाई थी। अब फाइवर को मैं थोड़ा सा ब्रेक दूंगा। फाइवर को इस तरीके से ब्रेक देंगे कि आप लोगों की पेमेंट्स कैसे आती हैं, पैसे आपके फाइवर में कैसे आते हैं, आप लोग कैसे विड्रॉ करते हैं, ये मैं कुछ दिनों के बाद आप लोगों को बताऊंगा। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए कुछ दिनों के बाद बताऊंगा ताकि आप लोग कोई प्रोजेक्ट विन करो और प्रोजेक्ट विन करने के बाद उसके ऊपर काम करना शुरू करो, ठीक है। ऑर्डर कैसे चलता है, ऑर्डर चलते हुए आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, वो भी इंशाल्लाह अपकमिंग डेज के अंदर बताता जाऊंगा। लेकिन राइट नाउ जो मैं चीज़ अभी फील कर रहा हूँ वो ये है कि आप लोगों के जो डिजाइन हैं, ठीक है, डिजाइन बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं बन रहे। आप लोग जो अपने गिफ्ट पिक्चर्स के डिजाइन बना बना के मुझे दिखा रहे हो, या आप लोग जो भी डिजाइन अपने पास खुद से क्रिएट कर रहे हो, वो डिजाइन क्वालिटी के लिहाज से बहुत ज्यादा अप टू मार्क नहीं जा रहे, ठीक है। तो उसके लिए अब उसका सोल्यूशन निकालने की बारी है। अब आप लोगों को ग्राफिक डिजाइन क्या चीज है, ग्राफिक डिजाइन के क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या रूल्स हैं, अब वक्त आ गया कि आप लोगों को ये चीजें बताई जाए। आप लोगों को ये बताया जाए ग्राफिक डिजाइन बेसिकली है किस बला का नाम, उसके अंदर हम लोग करते क्या है। टूल्स अगर आप लोगों को चलाने आ गए हैं तो टूल्स के बाद अब जो अगला स्टेप है वो है हमें ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है। हमें ये पता होना चाहिए कि ग्राफिक डिजाइनिंग है क्या, ग्राफिक डिजाइनिंग को हम लोग यूज क्यों करते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या थी, इसकी यूज आज के दौर में क्या है, और इसके अलावा कुछ डिजाइन जो अप टू मार्क डिजाइन हमारे पास होंगे उन्हें हम व्यू करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जहन जो होगा वो और ज्यादा खुलना स्टार्ट हो जाएगा और हमें डिजाइनिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस समझ आने लग जाएंगे, ठीक है। तो अब वक्त आ गया कि हम लोग डिजाइनिंग को एज अ सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करें। और प्लीज इन सब चीजों को जब मैं आप लोगों को पढ़ाता जाऊंगा, इन चीजों को अपने डिजाइन के अंदर इम्प्लीमेंट कीजिएगा ताकि आप लोग के डिजाइन क्वालिटी वाइज और ज्यादा अच्छे होते चले जाए। आज का टॉपिक हमारा डिजाइन के हवाले से ये है कि डिजाइन क्या होते हैं और डिजाइन की हिस्ट्री क्या है, थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे। और इसके बाद डिजाइन का फ्यूचर क्या है, फ्यूचर भी देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग टाइप टूल पढ़ेंगे इलस्ट्रेटर के अंदर। टाइप टूल एक तरह से आप कह सकते हो कि डिजाइनिंग की जान है, ठीक है। अगर आपको टाइप टूल अच्छे से यूज करना नहीं आता, या आप अपने डिजाइन के अंदर टेक्स्ट नहीं लिख पाते, तो ट्रस्ट मी आपका डिजाइन अच्छा नहीं लग सकता, ठीक है। तो आज हम लोग टाइप टूल को भी देखेंगे। टाइप टूल हमारा 1 से 2 दिन में खत्म होगा, ठीक है। हो सकता है 2 दिन में खत्म हो सकता है 3 दिन में खत्म हो, डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो, डिपेंडिंग ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मैं चीजों को रश नहीं करवा रहा, मैं चीजों को जल्दी जल्दी नहीं करवा रहा। आई नो कि मैं इलस्ट्रेटर को लेते हुए हमें मंथ हो चुका है, काफी हम स्लो चल रहे हैं। बट स्लो चलने का मतलब ये नहीं कि मैं चीजों को रश करवाना शुरू कर दूं, जल्दी जल्दी चीजें करवाऊं कि आपको समझ ना आए। मैं मेरा ये यकीन है, जब मैं चीजें बिलीव करता हूँ कि चीजें थोड़ी की जाए लेकिन सुथरे तरीके से की जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिजाइन को देखते हैं कि डिजाइन क्या बला है, हम डिजाइनिंग क्यों करते हैं। होपफुली अब आप लोगों को मेरी स्क्रीन यहाँ पर शो हो रही होगी और आज हम लोग डिजाइन को देखने वाले हैं। ऑलराइट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफिक डिजाइन। व्हाट इज अ ग्राफिक डिजाइन। चलिए जी इसके बाद बात करते हैं थोड़ी सी। Graphic design, also known as communication design, is the art and practice of planning and projecting ideas and experiences with visual and textual content. अब ये वो बातें पूरा पैराग्राफ लिखा है जो कि आप लोग खुद से पढ़ सकते हो। तो मैं ग्राफिक डिजाइन पे आता हूँ। ग्राफिक डिजाइन है क्या चीज? ग्राफिक डिजाइन बेसिकली एक आर्ट है कि आप अपने आइडियाज को, ठीक है, किसी के सामने रख सको। डिजाइन इज समथिंग लाइक कम्युनिकेशन, कि आप किसी से आप कम्युनिकेट कर सको थ्रू योर डिजाइन। आप अपनी सोचों को, अपने आइडियाज को एक एक पीस ऑफ पेपर या एक कैनवस के ऊपर पुट ऑन कर सको कि अगला बंदा उस चीज को समझ सके, ठीक है। अब उस बंदे को उस चीज के समझने के लिए दो चीजें दरकार थी, या तो आप विजुअल एड यूज करते हो या आप टेक्सचुअल कंटेंट यूज करते हो। विजुअल एड से क्या मुराद है? कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। हम लोग रोड के ऊपर जा रहे हैं गाड़ी लेकर, जब हम रोड के ऊपर जा रहे हैं तो हमें रेड सिग्नल नजर आता है, ठीक है।
जब लाइट रेड हो जाती है, हमें किसने नहीं बताया हुआ कि जी स्टॉप, इसकी जगह स्टॉप लिखा हुआ है। रेड लाइट का यूनिवर्सल मतलब क्या है पूरी दुनिया में, जहां पर भी आप इशारे देखें, ठीक है, सिग्नल्स देखें, वहां पर अगर रेड लाइट हो तो रेड लाइट का मतलब है कि यहाँ पर आपने रुक जाना है। तो ये रेड जो कलर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपकी विजुअल एड है, जो कि आपको ये बता रही है कि अगर आपको ये कलर रोड के ऊपर कहीं पर भी नजर आए तो इसका मतलब है कि आपने रुक जाना है। अगर वहीं पर ग्रीन लाइट नजर आती है तो इसका मतलब है कि आपने उस जगह के ऊपर रुकना नहीं, आपने उस जगह के ऊपर चलते चले जाने। ठीक है, इसी तरीके से पार्किंग का साइन अगर आप देखो, पार्किंग का एक साइन है, ये एक सिंबल है, ये एक यूनिवर्सल सिंबल है। कहीं पर भी पूरी दुनिया में अगर आप कहीं में भी एक साइन मिलना नजर आए जहां पर पी लिखा हो तो आप समझ जाते हो कि यहाँ पर पार्किंग की स्पेस मौजूद है। ठीक हो गया। इसी तरीके से आपके पास टेक्सचुअल कंटेंट हेल्प करता है कि हम लोग उस विजुअल कंटेंट के मतलब को समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लगाता हूँ ब्लू कलर। अब ब्लू कलर एक यूनिवर्सल कलर नहीं है, ठीक है, यूनिवर्सली कोई इसको अंडरस्टैंड नहीं करता, तो क्यों ना मैं अपने उस ब्लू कलर के साथ कुछ टेक्सचुअल कंटेंट भी ऐड करूं। टेक्सचुअल कंटेंट क्या हेल्प करेगा मुझे उस ब्लू कलर को समझने में, हेल्प आउट कर रहा होगा। ठीक है, अब ये जो आपकी कम्युनिकेशन होती है ये वर्ड्स की फॉर्मेट में भी हो सकती है, ये इमेजेस की फॉर्मेट में भी हो सकती है, और ये डिफरेंट आपके पास ग्राफिकल फॉर्म्स लाइक पाई चार्ट, ग्राफ्स, इस फॉर्म में भी आपके पास चीजें हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो ग्राफिक डिजाइन स्टार्ट कहाँ से होती है? ग्राफिक डिजाइन आपके सिंगल पोस्ट स्टैम्प, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ वहां पर उसके पास एक स्टैम्प पड़ी हुई होती है, उस स्टैम्प से लेकर, ठीक है, डिफरेंट जितने भी आपके पास बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन लोगों की ब्रांडिंग तक आपके पास ग्राफिक डिजाइन यूज होता है। ग्राफिक डिजाइन एक ऐसी फील्ड है जो कि कभी भी खत्म नहीं होगी। खत्म क्यों नहीं होगी? खत्म इसलिए नहीं होगी क्योंकि लोगों को चीजें देखना पसंद है। राइट ना, अगर आप इस स्क्रीन के ऊपर देखो, इस स्क्रीन के ऊपर अगर आपको क्लोज का बटन नजर आ रहा है, ये क्रॉस बटन नजर आ रहा है, तो क्या मतलब है कि ये यहाँ पर आप जब भी क्लिक करोगे तो ये विंडो कर्सर लेकर जाता हूँ, कर्सर लेकर जाता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है क्लोज। क्लोज क्या है? टेक्सचुअल कंटेंट है। और ये जो रेड कलर में आपको क्रॉस का नजर आ रहा है ये आपके पास विजुअल कंटेंट है। ठीक है, तो विजुअल कंटेंट एंड टेक्सचुअल कंटेंट के अंदर होपफुली आपको जी समझ आ गई होगी कि डिफरेंस क्या है। अच्छा, अब इसकी टेक्निकल डेफिनेशन के ऊपर आ जाते हैं कि आपके पास ग्राफिक डिजाइन या विजुअल कम्युनिकेशन है क्या। इट्स आर्ट ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन थ्रू द यूज ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, सिंबल्स एंड आर्ट वर्क। टेक्स्ट आपके पास सिंपल जो कुछ वर्डिंग्स लिखी हुई होती हैं, ठीक है, यही चीजें आपके पास इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस भी हो सकती हैं, यही चीजें आपके पास इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स हो सकती हैं और आर्ट वर्क्स हो सकती हैं। टेक्स्ट के हवाले सबको सब बातें पता है कि टेक्स्ट क्या होता है, इमेजेस क्या होती है। सिंबल्स का मैं बता दूं, सिंबल्स क्या चीज है। फॉर एग्जांपल ये प्लस का साइन आपको नजर आ रहा है, इस प्लस के साइन पे क्लिक करता हूं तो क्या होता है? जूम इन होता है। अगर ये प्लस का साइन मुझे विंडो में कहीं पर भी नजर आता है तो मुझे ये समझ आ जाती है कि ये चीज बेसिकली चीजों को जूम करने के लिए है। ये सिंबल्स हमारे लिए काम करते हैं। अब यहाँ पर मैं जूम भी तो लिख सकता ना, ZOOM, जूम लिख देता, जूम इन जूम आउट। लेकिन देखें जूम इन जूम आउट जब मैं लिखता तो ये काफी ज्यादा बड़ा हो जाता। मेरे पास जहां पर ये पूरी की पूरी विंडो के ऊपर जहां मैं प्रिंट लग, इसकी आइकन की जगह में लिख देता प्रिंट, इसकी जगह मैं लिख देता यहाँ पर ये सारी जो आपके पास टेक्सचुअल कंटेंट लिखा रहा है ये लिख देता, तो आप कुछ सोचे ये सारी की सारी जगह क्या हो जाती? भर जाती। ठीक है, तो हम लोग किसी भी चीज को कम्युनिकेशन करवाने के लिए हम लोग किसी का सहारा लेते हैं? टेक्स्ट का सहारा लेते हैं, इमेजेस का सहारा लेते हैं, सिंबल का सहारा लेते हैं और आर्ट वर्क का सहारा लेते हैं। अच्छा, अब इसकी कुछ हिस्ट्री में चले जाते हैं। जब इस जमीन के ऊपर इंसान आए तो लोग गारों में रहते थे। गारों में जब रहते थे तो वहीं से हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट शुरू हो चुका था। लोग गारों में रहते थे, उनके पास कोई लैंग्वेज नहीं थी बोलने के लिए, वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, तो उन्होंने बात करना एक दूसरे से कैसे सीखा? इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग, या वो डिफरेंट शेप्स को बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। अगर उन्होंने कोई नए किस्म का जानवर देख लिया है, कोई नया किस्म का एनिमल देख लिया है अपने आसपास, अपने गार के आसपास, तो वो क्या करते थे? उसकी ड्राइंग जाकर अपने उस केव, उस गार में जाकर बना लेते थे। अगर किसी को कोई भी उन्होंने स्टोरी समझानी होती थी तो वो इन द फॉर्म ऑफ विजुअल आर्ट्स को समझाते थे, क्योंकि उनके पास लैंग्वेज नहीं थी, उनके पास अल्फाज नहीं थे।
ठीक है, तो उन्होंने किस चीज का सहारा लिया, उन्होंने डिफरेंट शेप्स का सहारा लिया, उन्होंने चीजों को ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। अब वही काम हम इन जब अपनी एडवर्टीजमेंट्स बनाते हैं या अपने लोगोस बनाते हैं तो हम लोग यही काम करते हैं कि अपने आइडियाज को लोगों तक पहुंचाते हैं इन द फॉर्म ऑफ विजुअल आर्ट। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बहुत सारे लोग आए, उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लेकर आए। ठीक है, कुछ लोगों ने टच पैड्स बना दिए, कुछ लोगों ने माउस बना दिए, माउस से और आपकी डिजाइनिंग आसान होगी। लेकिन जब एप्पल सिस्टम्स आए तो एप्पल सिस्टम्स ने गेम को पूरे के पूरे तरीके से चेंज करके रख दिया। आप लोगों ने कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ा ही होगा अपने स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर। वहां पर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आए, फिर सेकंड जनरेशन आए, फिर थर्ड जनरेशन आए, फोर्थ जनरेशन आए। उनके अंदर होता क्या था कि आपको कोई भी टास्क परफॉर्म करना होता था तो आप पूरी की पूरी कमांड लिखते थे। आपने अगर माय कंप्यूटर ओपन करना है या फिर किसी ड्राइव के अंदर जाके कोई फाइल निकालनी है तो आप क्लिक नहीं करते थे, आप पूरी की पूरी एक लंबी कमांड लिखते थे और उस कमांड के अंदर एक भी गलती हो जाए तो आप उस फाइल तक रीच आउट नहीं कर पाते थे। अगर आपने उस फाइल तक रीच आउट करना होता था तो आप पूरी की पूरी कमांड को करेक्टली लिखते थे। लेकिन जब मैक सिस्टम्स आए तो इन्होंने गेम को टोटली चेंज करके रख दिया। किस तरीके से चेंज करके रख दिया, ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या था कि हम लोगों को अगर अपनी ड्राइव ओपन करनी है तो अब हमें कमांड लिखने की जरूरत नहीं है, अब हमें सिर्फ इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है। आप अब जिस मर्जी सिस्टम के ऊपर चले जाओ, अगर आपको इस तरीके का आइकन मिले तो आप समझ जाते हो कि अगर आपने डिस्क ड्राइव को एक्सेस करना हो तो आपको इसके ऊपर डबल क्लिक करना पड़ेगा। आपने डबल क्लिक किया, पीछे कमांड चल रही है, लेकिन पीछे कमांड जिस तरीके से चल रही है वो अब आपका हेडिक नहीं है। आपका हेडिक क्या है कि आपने सिर्फ और सिर्फ डबल क्लिक करना है। अब इस तरीके से जो आइकन आपके पास बने हुए आ रहे हैं, ये आइकन बना हुआ आ रहा है, ये आइकन बना हुआ आ रहा है, ये आइकन बना हुआ आ रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बेसिकली हम एक फोल्डर है। फोल्डर्स के साइन आपको कुछ इस तरीके से शो हो रहे हैं। अब अपने मोबाइल फोन की गैलरी में चले जाए, फाइल्स में चले जाए, अगर आपको वहां पर इस तरीके का आइकन नजर आए तो आप समझ जाते हैं कि यहाँ पर इसको हम एज अ फोल्डर कंसिडर कर रहे हैं। जहां पर हमें लोगो नजर आए तो हमें यह समझ आती है कि अगर हम इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो हमारे ब्राउजर ओपन होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं इस आइकन के ऊपर क्लिक करूं तो आईडीएम चलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं फीफा 18 के ऊपर क्लिक करूं तो फीफा 18 मेरे पास प्ले होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं गेम लूप के ऊपर क्लिक करूं तो यहाँ पर मेरे पास टेंशन गेमिंग ऑन हो जाएगा और मैं यहाँ पर पबजी को आराम से ओपन कर सकता हूँ। अगर मैं जूम के आइकन के ऊपर क्लिक करूं तो जूम का सॉफ्टवेयर मेरे पास ऑन हो जाएगा। अब देखिए ये लोगोस बेसिकली इन सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इनकी भी एक अलग शेप है। ये कौन सी फाइल्स है, .exe फाइल है, डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल है। ठीक है, ये आपके पास एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं जो कि एग्जीक्यूट हो जाती हैं। आपके पास इस तरीके से इमेज शो हो रही हो तो हमें क्या पता चलता है कि ये हमारे पास एज एन इमेजेस पड़े हुए। हम इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो हमारे पास इमेजेस ओपन हो जाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये सब चीजें आपको विजुअली हेल्प कर रही हैं अपने सिस्टम को समझने के अंदर। फोटोशॉप का आइकन नजर आ रहा है, अगर मैं फोटोशॉप के आइकन के ऊपर क्लिक करूं तो फोटोशॉप सिंपली ऑन हो जाएगा। तो ये चीजें हमारे पास क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्या हमें अब आइकन से फैमिलियरिटी स्टार्ट हो गई है, हम लोग उनके फेमिलियर हो चुके हैं। हमने किसी ड्राइव के ऊपर क्लिक करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पे जाऊं तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ड्राइव रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ड्राइव के साथ विंडोज का साइन बना रहा है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर विंडोज इंस्टॉल हुई हुई है। तो ये सब चीजें अब क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। अब जैसे ही हमारे पास ये चीजें और एडवांस होती चली गई तो हमारे पास इन चीजों को बनाने वाले भी एडवांस होते चले गए। आप सब लोगों ने मोबाइल फोन्स देखे होंगे अपने पुराने पुराने मोबाइल फोन्स के अंदर जब आपके पास किट कैट वर्जन या जेली बीन वर्जन चलता था एंड्रॉइड के ऊपर। होपफुली आप लोगों ने मोबाइल रखे होंगे, अगर नहीं रखे तो एटलीस्ट लॉलीपॉप से तो हर किसी ने स्टार्ट किया होगा। कि सबसे पहले उनके पास अगर जेली बीन है, किट कैट के बाद आता था हमारे पास लॉलीपॉप, लॉलीपॉप के बाद आई थिंक आता था मार्शमेलो, और मार्शमेलो के बाद क्या आता था आई डोंट रिमेम्बर। ठीक है, उसके बाद से मैंने इसको यूज करना खत्म कर दिया एंड्रॉइड को। बट जब फ्लेवर्स आते चले गए हमारे पास आइकन्स भी एडवांस होते चले गए। अब जो आपके मोबाइल्स के अंदर आइकन्स बने हुए वो भी तो किसी ना किसी ने बनाए हैं। अब वो आइकन्स आपके जितने ज्यादा अच्छे हों आपका मोबाइल उतना ही ज्यादा और खूबसूरत लगना शुरू हो जाता है। मोबाइल के डिजाइन की बात कर लें, आपके जो मोबाइल्स हैं
पहले मोबाइल कितने मोटे मोटे आते थे, उनकी थिकनेस होती थी। अब मोबाइल्स के डिजाइन अंदर जो चिप्स वगैरह की जगह होती है वो डिजाइन होती है प्रॉपर, कि स्पेस बन जाए, इतनी ज्यादा स्पेस बन जाए कि हमारी सारी की सारी चीजें एक स्लिम डिवाइस के अंदर एडजस्ट होती चली जाए। वरना पहले नोकिया 3310 आता था, कितना मोटा फोन होता था, कितना हैवी फोन होता था। उसके डिजाइन के ऊपर काम हुआ, उसके डिजाइन के ऊपर काम करते करते कलर डिस्प्ले आया, कलर डिस्प्ले के बाद के बाद और एडवांसमेंट होती गई, और अब जो आपके पास फोन है वो आप देख सकते हो कि फोन कितने ज्यादा डिफरेंट हो चुके हैं। आपके सामने यहाँ पर एक एप्पल का सिस्टम नजर आ रहा है। अगर अब आप एप्पल के सिस्टम्स को देखो तो आपको खुद अंदाजा होगा कि अब कितनी ज्यादा एडवांसमेंट आ चुकी है। जब चीजों के अंदर एडवांसमेंट आती है तो जाहिर सी बात है डिजाइनिंग का पर्सपेक्टिव भी चेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मैकिंटॉश जब से आया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया, तो लोगों ने इसको अपने पास यूज करना शुरू कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी और ग्रो करती गई, इंटरनेट आ गया। इंटरनेट आने के बाद अब हमें डिवाइसेस भी हल्की चाहिए थी। डिवाइसेस के अब आप देखो साइजेस कितने कम आ चुके हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, साइजेस साइजेस से मुराद साइज या वेट की मैं बात कर रहा हूँ कि वेट कितना कम आ चुका है। अब इसके अंदर ग्राफिक डिजाइन और ज्यादा एडवांस लेवल के ऊपर जा चुके हैं। अब हमें आइकन्स, पहले अगर मैं विंडोज 7 की बात करूं तो विंडोज 7 का डिस्प्ले कैसा होता था, और अब विंडोज 8 आई तो विंडोज 8 के अंदर सारी की सारी यहाँ पर बार आना शुरू हो चुकी है। इसके बाद इन्होंने विंडोज 7 और विंडोज 8 के कॉन्सेप्ट को मर्ज करके दोबारा से वही चीज को लेकर आना दोबारा से शुरू कर दिया। अब आप देखेंगे अगर हम पहले विंडोज की बात करें, विंडोज 98 की, तो उसका डिजाइन कैसा था और आज की विंडोज 10 का डिजाइन कैसा है, कितनी ज्यादा एडवांसमेंट आ चुकी है, आइकन्स कितने ज्यादा चेंज हो चुके हैं। लेकिन सिमिलैरिटी अभी भी है। माय कंप्यूटर के आइकन्स को अगर आप देखो तो 98 से लेकर अभी तक उनके अंदर एक सिमिलैरिटी है। क्या सिमिलैरिटी है? कि उसके अंदर आपको कंप्यूटर नजर आ रहा है। अब 98 वाले दौर के अंदर आपको जाहिर सी बात है डेस्कटॉप हैवी किस्म के कंप्यूटर नजर आ रहे होते थे। अब यहाँ पर आपको इस तरह के स्लिम कंप्यूटर्स नजर आ रहे हैं मजिस पीसी के ऊपर। तो ये एडवांसमेंट चलती है और चलती रहेगी इन फ्यूचर। आज के दौर में अगर वेबसाइट ना हो, अगर आपने कोई बिजनेस ओपन किया है और आपकी वेबसाइट ना हो, तो आप एग्जिस्ट नहीं करते उस मार्केट प्लेस के अंदर। अगर आपने कोई भी बिजनेस ओपन किया है तो आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए। अगर आप एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो तो आपके पास एक ईमेल आईडी लाजमी होनी चाहिए। अब आप कोई भी फॉर्म फिल आउट कर रहे हो, हमेशा आपसे ईमेल पूछा जाता है। अब आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास ईमेल नहीं है। अब ईमेल डालना कंपलसरी हो चुका है। अब फोन नंबर डालना कंपलसरी हो चुका है। ये चीजें क्यों कंपलसरी हो चुकी है? क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी के साथ एडवांसमेंट आती गई और हमने उसको रीच आउट कर लिया, हम भी उस टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। अब वेबसाइट बनवाने के लिए, वेबसाइट पहले सिर्फ कंप्यूटर्स के ऊपर चलती थी, इसके बाद हमारे मोबाइल फोन्स आ गए। अब हमने अपने मोबाइल फोन्स के ऊपर भी उन वेबसाइट्स को ओपन करना है। अगर अपने मोबाइल फोन के ऊपर वेबसाइट को ओपन करना है तो हमें ये चाहिए कि वो वेबसाइट हमारे मोबाइल फोन के ऊपर प्रॉपरली विजिबल हो। हम नहीं चाहते कि ग्राफिक्स हल्की सी भी हिलती जुलती हो। तो इस सूरत में हमारे पास रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स की का कॉन्सेप्ट आ गया। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स क्या होती हैं कि एक वेबसाइट, वो प्रोग्रामर बेसिकली अपने एंड पे बनाता है कि एक वेबसाइट आपके लैपटॉप के ऊपर भी प्रॉपरली व्यूएबल हो, आपके टैबलेट के ऊपर भी प्रॉपरली व्यूएबल हो, और आपके मोबाइल के ऊपर भी व्यूएबल इजीली हो जाए। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स का आपके पास कॉन्सेप्ट आ चुका है। ठीक है, इसके अंदर मैं और डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ पर ऐसी बात है प्रोग्रामर्स की ज्यादातर बात होती है, तो मैं इसके अंदर और डिटेल के अंदर नहीं जाता। वरना मैं आपको यहाँ पे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स की चलो एग्जांपल दे ही देता हूँ, एग्जांपल दे देता हूँ। चलिए, ये आपके पास वेबसाइट है, इसको मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ कन्वर्ट। ठीक है, ये मेरे पास इंग्लिश में नजर आएगी और यहाँ से मैं जाकर इसको ओपन कर लूँ। ये देखिए, ये मेरे पास क्या टाइम बन रहा है, मोबाइल व्यू बन रहा है। अब ये कैसे आया, ये आपकी सरदर्दी नहीं है। देखना क्या है कि मोबाइल फोन के ऊपर आपकी वेबसाइट अब कैसे व्यू हो रही है। ठीक है, और जब डेस्कटॉप की मैं बात करता हूँ तो डेस्कटॉप के ऊपर आपकी वेबसाइट कैसे व्यू हो रही होती है। अब कंटेंट, ग्राफिक्स सब कुछ सेम है, लेकिन आपके मोबाइल फोन के ऊपर ग्राफिक अलग तरीके से व्यू हो रही होती है और आपके वेबसाइट के ऊपर अलग तरीके से व्यू हो रही होती है, और यही वेबसाइट आपके टैबलेट के ऊपर अलग तरीके से भी व्यू हो रही होती है। ये काम आपका प्रोग्रामर करता है, ये काम आपने नहीं करना होता। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि सारी की सारी आपको वेबसाइट नजर आ रही है। इसी वेबसाइट को अगर मैं मोबाइल व्यू में ओपन करूं तो आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगी। अब देखें, इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं
तो मेरे पास ये मोबाइल फोन के ऊपर इस तरीके से डिस्प्ले होगी। अगर मेरे पास मोबाइल फोन है जी आईफोन 6, 7 या 8 है, तो उसके ऊपर कैसे शो वो अब आप देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए चीजें इस तरीके से एडवांस मोड की तरफ जाती चली जा रही है। अब ये जो ग्राफिक डिजाइन है, यही वो डिजाइन है जो कि आपकी वेबसाइट को खूबसूरत बना रहा है। अगर इस वेबसाइट के ऊपर आपके पास ग्राफिक्स ना होते तो क्या ये आपके पास वेबसाइट कभी अच्छी लग सकती थी? तो जब तक वेबसाइट्स बन रही हैं तब तक आप लोगों को ग्राफिक डिजाइन की जरूरत पड़ती रहेगी, और प्रोग्रामर्स या वेबसाइट डेवलपर्स आप लोगों को हायर करते रहेंगे। कोई भी बिजनेस मार्केट के अंदर नया आएगा, उसको लोगो चाहिए होगा, तो वो आपको रीच आउट करेगा। आप इन सब की बैकबोन हो। जो लोग ग्राफिक डिजाइन पढ़ रहे हैं, आप लोग बेसिकली इन सब चीजों की बैकबोन हो। अगर आपका थंबनेल अच्छा नहीं होगा तो यूट्यूब के वीडियोस के ऊपर कोई क्लिक नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपने कोई फेसबुक के ऊपर पेज बनाया है, आपका फेसबुक प्रोफाइल या फेसबुक कवर अच्छा नहीं है, तो उस पेज के ऊपर कोई आना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरीके से आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सिंपल HTML के अंदर कोडिंग हुई हुई है, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई भी आना पसंद नहीं करेगा। आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें बनानी पड़ेंगी। ठीक है, अच्छा, which led us to where we are today। अब इस सब चीजें का जो लब्बे लुभाव है या जो समरी है वो क्या है कि हम लोग आज किस दौर में आ चुके हैं कि हमारी एडवर्टीजमेंट्स कहाँ पर हो रही हैं। हमारी एडवर्टीजमेंट्स मोबाइल फोन्स के ऊपर हो रही हैं। यूट्यूब देख रहे होते हैं, बीच में एड्स आ जाते हैं। फेसबुक की वीडियो देख रहे होते हैं, बीच में एड आ जाते हैं। ये फेसबुक यूट्यूब कैसे कमा रहा है? इन एडवर्टीजमेंट्स की बेस के ऊपर कमा रहा है। ये एडवर्टीजमेंट्स कौन बना कर दे रहा है? ग्राफिक डिजाइनर्स बना बना कर दे रहे हैं। वेबसाइट्स के लेआउट्स कौन डिजाइन कर रहा है? ग्राफिक डिजाइनर्स बना बना कर दे रहे हैं। ठीक है, अब आपके पास जो पहले न्यूज़पेपर वाला ट्रेंड था ना, न्यूज़पेपर अब खत्म हो चुका है, ऑब्सोलीट हो चुका है। अब हमारे पास सारी की सारी चीजें आके गैजेट्स के अंदर शिफ्ट हो चुकी हैं। हमने ड्रामास देखने हैं तो हम टीवी नहीं लगाते, हम लोग यूट्यूब के ऊपर बैठकर उस ड्रामे को देख लेते हैं। अगर हमने कोई सीरीज देखनी है और उसके डिफरेंट सीजन आए हुए हैं, अगर हमने उसको व्यू करना है तो हम टीवी नहीं लगाते या डीवीडी परचेज नहीं करते। हमारे पास वेबसाइट्स मौजूद है, हम उन वेबसाइट्स के ऊपर सब्सक्राइब कर लेते हैं, या अगर हमारे पास पैसे ना हो तो हम लोग टोरेंट को यूज करके वहां से अपने पास मूवीज वगैरह को भी डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, उनकी एडवर्टीजमेंट्स भी बनती हैं। इसी तरीके से आगे पोस्टर्स, मूवी नहीं आ रही है उसके पोस्टर्स जो बनते हैं वो अब प्रिंट कम होते हैं, प्रिंट होने की जगह वो लोग चीजें आपके पास डिजिटल मीडिया के ऊपर ज्यादा यूज होती हैं। डिजिटल मीडिया क्या है आपके पास? लैपटॉप की स्क्रीन, आपकी एलईडी की स्क्रीन। अब आप लोग देख सकते हो कि डिफरेंट इवेंट्स होते हैं तो लोग स्टैंडीज प्रिंट नहीं करवाते। अब कॉन्सेप्ट आ चुका है कि लोगों के पास बड़ी बड़ी एलईडीज पड़ी हुई होती हैं। अब जो भी उन्होंने अपने पास चीजें प्रमोट करनी होती हैं वो उन बड़ी बड़ी एलईडीज के ऊपर प्रमोट कर रहे होते हैं। बड़ी बड़ी सोसाइटीज बन रही हैं, बड़े बड़े प्लाजास बन रहे हैं, उनके अंदर प्रिंटेबल मीडिया नहीं लगता, क्योंकि प्रिंटेबल मीडिया के लिए बाबा चीजों को प्रिंट करवा कर लगाना पड़ता है। अब वो क्या करते हैं, एक ही दफा खर्चा करते हैं और बहुत ही बड़ी सी एक स्क्रीन ले लेते हैं। अब जो इसने भी एडवर्टीजमेंट लगानी होती है वो अपनी एडवर्टीजमेंट अच्छी सी एडवर्टीजमेंट बनाता है और उसके अंदर जाकर अपलोड कर देते हैं सिंपली, और वो स्क्रीन उस एडवर्टीजमेंट को दिखाना शुरू कर देती है। तो आप देखते हैं कि चीजें कितनी ज्यादा चेंज हो चुकी हैं। पैकेजिंग डिजाइन, अब हमारे पैकेजिंग डिजाइन बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हैं। अब हम लोगों को चीजों को ना इस तरीके से, मैं आपको एग्जांपल देख देता हूँ। हमने कोई भी चीज अपने पास एडवर्टाइज करवानी है, अब हमारे पास एडवर्टीजमेंट्स ऐसे होती हैं कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है, अब हम लिख के सिंपल नहीं बता देते कि इसके अंदर मार्शमेलो है, तो बैम्बू लीव्स है, तो नेटल रूट्स हैं, तो आप इस प्रोडक्ट को परचेज कर लो। अब आपकी ग्राफिक्स कहाँ पर यूज होती है? इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, और जिसकी ये ग्राफिक्स ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, ज्यादा क्लाइंट्स को के अटेंशन को ग्रैब करती हैं, उनकी प्रोडक्ट्स ज्यादा सेल आउट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब आपकी जो प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट्स होती है वो कुछ इस तरीके से हो रही होती है। कुछ और एग्जांपल्स दिखाता हूँ। मुझे एक नाम भूला हुआ है क्लाइंट का, मुझे नाम याद आ जाए तो मैं आपको वो ओपन करके दिखाता हूँ। उसके लिए कुछ एडवर्टीजमेंट्स बनाई थी, और अच्छा जी, चलिए ये बैनर देख लें। इस बैनर के अंदर आप देख सकते हो कि आप कोई इवेंट आ रहा है, तो इवेंट की प्रमोशंस कहाँ पर होती हैं? इवेंट की प्रमोशंस आपके पास सोशल मीडिया के ऊपर हो रही होती हैं। जब सोशल मीडिया के ऊपर हो रही होती हैं आपके पास प्रमोशंस, तो आप बैनर्स इस तरीके से अपने पास बना रहे होते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ये बैनर्स कुछ बनाए हुए हैं क्लाइंट के लिए, कंटेंट सेम है लेकिन डिफरेंट डिजाइन बनाए हुए हैं। तो इस तरीके से अब आप लोग
चीजें बनाते हो, प्रमोट कर रहे हो। तो इंशाल्लाह चीजें अभी अपकमिंग आप लोगों को बताता चला जाऊंगा। बट आई थिंक कि आप लोगों को मेरा पॉइंट समझ आ रहा होगा कि अब एडवर्टीजमेंट्स किस तरीके से चल रही होती है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से सिंबल्स, आप कोई सिंबल है तो क्लाइंट चाहता है कि सिंबल्स उसके लिहाज, उसकी वेबसाइट के लिहाज से कस्टमाइज हो जाए, ठीक है। चले कस्टमाइज आइकन्स भी दिखा देता हूँ आपको। अब वेबसाइट्स क्या चाहती है कि उनके आइकन्स क्या हो, अब उनकी वेबसाइट के लिहाज से कस्टमाइज हो। अब देखें एक ही कलर थीम के अकॉर्डिंगली सारे के सारे आइकन्स क्या हुए, कस्टमाइज हुए उनकी वेबसाइट के ऊपर, ताकि ये चीज अच्छी लगे। और ये जो सारी की सारी चीजें अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनके टास्क बकायदा आते हैं, जहां पर आपको एक ही कलर स्कीम को फॉलो करते हुए इस तरीके से चीजें बनानी पड़ती हैं। तो सीधे जब एक ही थीम की चीजें वेबसाइट के ऊपर लगी होंगी तो जाहिर सी बात है क्लाइंट आपको अच्छा पे भी करता है, और क्लाइंट की वेबसाइट ज्यादा ग्रो करती है, क्योंकि वेबसाइट ज्यादा अच्छी लग रही होती है। इस पे देख लेते हैं, यहाँ पर कोई आइकन्स नाइकी की वेबसाइट के ऊपर लगे हुए हों। यहाँ पर इन आइकन्स को देख लें। ये आइकन्स खैर इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल भी हैं, लेकिन ये आइकन्स आप देखो सिमिलर है, सिंपल स्ट्रोक की वैल्यू के ऊपर बेस कर रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट्स मेरे समझ आ रहे हैं, ठीक है। अब यही चीजें आपकी परचेजिंग को इंक्रीज करवाती हैं। जब क्लाइंट की परचेजिंग को इंक्रीज करवाती हैं, तब क्लाइंट हमेशा चाहता है कि उसके डिजाइन सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, और डिजाइन क्लाइंट से उसी को चूज करता है जो कि क्वालिटी का काम कर रहा होता है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल है, सिर्फ आज यहीं तक बात करेंगे, कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। दो एडवर्टीजमेंट्स हैं, ये आपके पास है फ्लायर्स, ठीक है। फ्लायर कह लें या पोस्टर कह लें, फ्लायर एंड पोस्टर के दरमियान में बहुत ही थिन लाइन है, बहुत ही थिन सा डिफरेंस है, ठीक है। राइट नाउ मैं इसको कहूंगा फ्लायर कहूंगा और इसको पोस्टर कहूंगा। फ्लायर के अंदर बेसिकली हम लोग कोई ना कोई एडवर्टीजमेंट दे रहे होते हैं, या हम लोग कोई ना कोई ऑफर दे रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन पोस्टर के अंदर हम लोग कोई ऑफर नहीं दे रहे होते, हम लोग अपनी चीज को सिंपल प्रमोट कर रहे होते हैं। अब आपकी इसमें मूवी होती है, मूवी का पोस्टर बनता है, मूवी का फ्लायर नहीं बनता, क्योंकि मूवी के अंदर हम लोग ये नहीं कहते कि आज आप मूवी देखेंगे तो आप आज आपको 500 का टिकट मिलेगा, कल आप देखेंगे तो आपको 600 रुपए का टिकट मिलेगा। हम यहाँ पर चीज को प्रमोट कर रहे हैं, टिकट 600 का है तो 600 का ही रहेगा, चीज को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन अगर ईद के दिन आ रहे हैं और हम लोग किसी ऐसे बर्गर किंग की बात करते हैं कि ईद के दिन आ रहे हैं और मैंने अपनी सेल्स को इंक्रीज करवाना है, तो मैं कोई एक्स्ट्रा ऑफर दे सकता हूँ। तो ऑफर जब मैं दूंगा तो मेरे पास चीजें क्या बन जाएंगी, फ्लायर की सूरत अख्तियार कर जाएंगी। अब देखें ये फ्लायर को देखिए, इस फ्लायर के साथ टाइपोग्राफी, मैंने अभी कहा था कि टाइपोग्राफी डिजाइन की जान होती है। यहाँ पर आप टाइपोग्राफी को देख सकते हैं, टाइपोग्राफी का हम टॉपिक करेंगे भी, लेकिन एग्जांपल देख लें। यहाँ पर लिखा हुआ है इट विल ब्लो योर माइंड अवे। अब यहाँ पर ग्राफिक क्या, इस ये जो आपके पास ग्राफिक है, ये इसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है, या ये जो चीज आपके पास लिखी हुई है ये इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। आप देख सकते हो ये ग्राफिक और टेक्स्ट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लोगो देखें इन्होंने कितनी सी जगह पर लगाया हुआ है, ठीक है। साथ में अपना जो भी इन्होंने स्टेटमेंट स्लोगन है जो भी है वो लिखा हुआ है। अब ये दोनों चीजें एक दूसरे को क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। अलाइनमेंट देखें, अभी आज मैं आप लोगों को अलाइनमेंट करना भी चीजों को बताऊंगा। तो अलाइनमेंट देखें, चीज बिल्कुल एक स्क्वायर रेक्टेंगल फॉर्मेट के अंदर आ रही है। टेक्स्ट कितना ज्यादा है, लेकिन क्या टेक्स्ट किसी एक चीज के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, कहीं पर भी ओवरलैप नहीं हो रहा। कितना इजी टू रीड, कितना इजी टू अंडरस्टैंड है। जाहिर सी बात है क्वालिटी लो है तो हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर यही फ्लायर मेरे हाथ में होता तो मैं इस टेक्स्ट को आसानी पढ़ सकता हूँ। अब यहाँ पर देखें इस पोस्टर को, इस पोस्टर के अंदर मैक्सिमम टेस्ट नो शुगर, जहां पर उन्होंने पेप्सी का कैन शो किया हुआ है, और इस कैन के अंदर इन्होंने यहीं पर रिप्रेजेंट करवाया हुआ है चीज को, ठीक है। मैक्सिमम टेस्ट नो शुगर के अब आपकी लाइफ आप खुश रह सकते हो, क्यों, क्योंकि जो शुगर के पेशेंट्स हैं वो अब इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पर सिंपल उसके लोगो दिखाया हुआ है, और साथ आप देखो कलर स्कीम कितनी एलिगेंट यहाँ पर यूज की गई है, ठीक है। तो ये डिजाइन हमें कब बनाने आएंगे सर, हमें तब बनाने आएंगे जब हम डिफरेंट डिजाइन को देखेंगे। हमें टूल्स की समझ आ चुकी है, अब हमें इन डिजाइन के ऊपर काम करना है। हमें लोगों के डिजाइन को देखना है कि वो कैसे बने हुए हैं, और उन चीजों को कॉपी कर करके प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और यही वो चीज है कि जो आपको परफेक्ट बनाएगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप चीजों को परफेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। आप देख सकते हो कि स्लाइड्स वाली बहुत ज्यादा है, वन बाय वन ये सारी की सारी चीजें आप लोगों से डिस्कस करूंगा। और इस स्लाइड्स के अंदर बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं डिजाइनिंग के, जो कि हम लोग
फर्दर अपकमिंग डेज के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज अपने डिजाइन को अच्छा बनाएं, अपने गिफ्ट के ऊपर काम करें ताकि आप लोग प्रोजेक्ट्स को विन कर सको। जितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स विन करोगे उतने ही ज्यादा अच्छे तरीके से डिजाइनिंग भी आएगी, ठीक है। वरना सिर्फ उसी हद तक रह जाओगे जहां तक मैंने चीजें करवाई हैं। अगर आगे निकलना है तो आपको प्रोजेक्ट्स विन करना पड़ेंगे। अब सारे आप लोग एक काम करो कि अपने पास इलिस्ट्रेटर ऑन कर लो और 5 इंच टू 5 इंच तक कैनवस ओपन कर लो। और यहाँ तक काफी डिजाइन के हवाले से कोई क्वेश्चन है, जितना भी मैंने यहाँ तक चीजें बताई, कोई चीज आपके माइंड में कोई चीज शेयर करना चाहते हो या कोई चीज बताना चाहते हो या कोई चीज पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। जितना भी हमने यहाँ तक चीजें कवर की। आप में से अगर हर किसी के पास रजिस्टर ऑन हो गया तो प्लीज मुझे बता दें। अच्छा, आप लोगों के असाइनमेंट्स के हवाले से बात करनी थी कि आप लोगों ने असाइनमेंट्स माशाल्लाह सबने बहुत अच्छे तरीके से करना स्टार्ट कर दें। आई गेस कि जो पुश मैं देना चाह रहा था वो पुश आप लोगों को मिल चुका है और अब आप लोग चीजों को खुद से डिटेलिंग देख देख कर चीजें कर रहे हैं। स्टिल कुछ लोग हैं जो चीजें मिस कर जाते हैं, प्लीज आदत बनाए अपनी। आई नो थोड़ा सा टाइम लेगी ये चीज, लेकिन अपनी आदत बनाएं, अपनी प्रैक्टिस बनाएं कि चीजों को बिल्कुल प्रिसाइजली करना शुरू करें। डिस्क्रिप्शन को 2-3 दफा पढ़ लिया करें ताकि प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, एक ही दफा में चीज अच्छी बन सके, ठीक है। तो आई एम हैप्पी विद योर असाइनमेंट्स। और प्लीज जिन लोगों की असाइनमेंट अच्छी नहीं बन रही, जिनके असाइनमेंट्स पर मैं रिजेक्ट लिख रहा हूँ, बर्दाश्त नहीं होना, ठीक है। ये जो आपके पास है ये रिजेक्शन है ना कि मैं आपको चीजों को रिजेक्ट कर रहा हूँ, यही चीज आप लोगों को आगे बढ़वाएगी, ठीक है। तो दिल बर्दाश्त नहीं होना, चीजों को अपने एंड के ऊपर आप लोगों ने चैलेंज के तौर पे करना है। अगर रिजेक्टेड लिख दिया तो कोई मसला नहीं है, अपने एंड के ऊपर उस चीज को एज अ चैलेंज लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, ठीक है। दिल बर्दाश्त होकर बैठ नहीं जाना कि सर ने रिजेक्ट लिख दिया तो मैं तो कभी डिजाइनिंग कर ही नहीं सकता या मैं कभी डिजाइनिंग कर ही नहीं सकती। रिजेक्ट लिखने का मकसद ये होता है कि आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया हुआ। ये नहीं होता मतलब कि आप एक डिजाइनर नहीं बन सकते। माशाल्लाह से सारे लोग डिजाइनर्स बन जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते चले जाएं और अपने डिजाइन के ऊपर टाइम लगाया करें। 1 घंटे के अंदर चीज अगर हो रही है तो उस पर 1.5 घंटा लगाएं, शुरू में टाइम लगाएं चीजों के ऊपर। और एक और बात, अगर किसी मसरूफियत की वजह से आप लोग असाइनमेंट नहीं कर सकते या कोई भी चीज है तो प्लीज असाइनमेंट का टाइम आगे करने का मत कहा करें। अगर मेजोरिटी का इश्यू होगा ना, जैसे कि 9-10 मुहर्रम आया था तो मैंने असाइनमेंट के लिए आप सबको टाइम दे दिया था। लेकिन अगर किसी के पास कोई इश्यू आ रहा है, घर में गेस्ट आ गए, तो देखें गेस्ट को मैं टैकल नहीं कर सकता, मैं आप लोगों के असाइनमेंट के टाइम को आगे नहीं कर सकता। इसकी रीजन क्या है कि अगर आप आपके घर में गेस्ट आ गए और मैं असाइनमेंट के टाइम को आगे करता हूँ ना, तो कल को किसी और के घर में भी गेस्ट आ सकते हैं। जब वो स्टूडेंट मुझे कहेगा ना असाइनमेंट आगे करने का, तो मैं उसको ना नहीं कर सकता। रूल्स सबके लिए सेम होने चाहिए, बेशक वो मेल हो बेशक वो फीमेल हो, रूल सबके लिए सेम है। आप सबको ग्राफिक डिजाइनर बनाना है, ठीक है। तो इस सूरत में प्लीज ये चीजें मत कहा करें कि असाइनमेंट की डेडलाइन आगे कर दें। हाँ, अगर कोई मेजर इशू होगा, बारिशें हो रही है, मुझे पता है कि सबको पास लाइट का इशू है, तो उन चीजों में मैं चीजों को सोच सकता हूँ। लेकिन आपके घर में गेस्ट आ गए, आप कहीं फैमिली के साथ चले गए हैं, तो ट्रस्ट में वो मेरा इशू नहीं है, ठीक है। उस चीज को आपने खुद हैंडल करना है। सर लास्ट में टॉपिक डिस्कस करेंगे नहीं यार। अभी मैं जो टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करूंगा आपको देख लेना, मैं असाइनमेंट्स को डिस्कस नहीं करूंगा। असाइनमेंट को डिस्कस करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि उसके अंदर चीजों को मैं खुद से बनाना लग जाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। और एक रीजन ये भी है कि आप हमने बेसिकली ये शेप थी ना, मैंने आप लोगों को एक शेप दी थी बनाने के लिए। उस शेप को बनाने के ना बहुत सारे तरीके, मैं जिस तरीके से बनाऊंगा, अगर आपने उस तरीके से वो चीज एक्यूरेट नहीं बनाई, ठीक है, क्या पता आपने वो चीज एक्यूरेट बनाई हो, मैं भी यहाँ पर चीज एक्यूरेट बनाऊं। जब मैं अपना तरीका यूज करूंगा और आपने डिफरेंट तरीका यूज करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप लोगों से डिमांड क्या है कि आपने चीज को एज इट इज वैसे का वैसा विदाउट चिटिंग बनाना है, दैट्स इट।
अब उसके लिए आप स्ट्रोक की वैल्यू यूज करो, आप फिल की वैल्यू यूज करो, ये टोटली आपके ऊपर है। अगर मैं उसको यहाँ पर चेंज करके बता दूंगा, आपने स्ट्रोक के साथ बनाया हुआ है, मैं फिल के साथ बनाऊंगा, तो यहाँ पर फिर से एक लाइन स्टार्ट हो जाएगी, सर मैंने स्ट्रोक के साथ बनाया था, क्या मेरा काम ठीक है? सर मैंने कलर्स आखिरी में दिए थे, क्या मेरा काम ठीक है? तो वो एक नई डिबेट स्टार्ट हो जाएगी और हम लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे। वी आर ऑलरेडी वेरी लेट इन आवर कोर्स, ठीक है, और मैं चीज को और ज्यादा आगे लेट नहीं करना चाह रहा। असाइनमेंट का मकसद यह है कि आप चीजों को एक्यूरेटली बना लो। हाँ, कोई टूल नहीं समझ आ रहा तो आप वो बता सकते हो, जिस भी लेक्चर के आखिर में टाइम बचेगा मैं उस लेक्चर के अंदर उस टूल को रिवाइज करवा दिया करूंगा, ठीक है। लेकिन कहोगे कि पूरी क्लास सर रिपीट कर दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। प्लीज मेरी जगह पे आके मुझे थोड़ा सा समझे, तो आपको ये चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप टूल। टाइप टूल हमारे पास बेसिकली ये टूल होता है, पहले नंबर पे आपके पास आ रहा है, आप सब अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि टाइप टूल कहां पर मौजूद है, ठीक है। ये आपके पास टाइप टूल है। अब एक वेबसाइट सब लोग अपने पास लिख लें, प्लीज सब लोग अपने पास एक वेबसाइट लिख लें। वेबसाइट का नाम है lipsum.com, ठीक है। ठीक है, ये वेबसाइट क्या है? ये वेबसाइट बेसिकली है लॉरम इप्सम। आपने अमूमन डिफरेंट डिजाइन के अंदर देखा होगा लॉरम इप्सम लिखा हुआ। लॉरम इप्सम से क्या मुराद है? ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपके पास डिफरेंट लैंग्वेजेस के सैंपल टेक्स्ट अवेलेबल है। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपके पास डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर टेक्स्ट के सैंपल्स मौजूद है। अगर आपने अपने पास कोई भी पैराग्राफ लिखना हो डमी, फॉर एग्जांपल आप एक फ्लायर बना रहे, फ्लायर से मुराद वेब ग्राफिक। प्लीज अब किसी ने काम नहीं करना, आप सारे सिर्फ इस टॉपिक की तरफ देखें। ये टॉपिक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें, ये आपके सामने मैंने एक फ्लायर ओपन किया। जब फ्लायर को मैं पहले लुक में देख रहा हूँ, फर्स्ट लुक में डाल रहा हूँ, मैं पहली नजर में इसको देख रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो फ्लायर है ये वाकई किसी कंपनी के लिए बना हुआ है। लेकिन जब मैं इसको जूम करता हूँ तो टेक्स्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है? लॉरम इप्सम डॉलर सेट एमिट, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी की सारी चीज लिखी हुई है। लॉरम इप्सम इज सिंपल डमी टेक्स्ट ऑफ द प्रिंटिंग एंड टाइप सेटिंग, ठीक है, इंडस्ट्री ब्ला ब्ला ब्ला। ये एक ऐसा टेक्स्ट होता है जो कि आपके पास सैंपल के तौर पे आप यूज करते हो। अगर आपने कोई फ्लायर बना रहे हो और आपको टेक्स्ट की जरूरत है, तो आप सिंपली टेक्स्ट को यहां से कॉपी कर सकते हो। जरूरी नहीं कि वो टेक्स्ट कोई सेंस बनाए, लेकिन ये टेक्स्ट इस तरीके से लिखा होता है कि हमें ये ओरिजिनल लग रहा होता है। अब हम क्या क्लाइंट के लिए फ्लायर बनाएंगे तब हम क्या ये टेक्स्ट यूज करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हम ये टेक्स्ट सिर्फ और सिर्फ अपने पोर्टफोलियो के लिए बनाएंगे, ठीक है, सॉरी, टेक्स्ट पोर्टफोलियो के लिए यूज करेंगे। हम लोग जब क्लाइंट के लिए फ्लायर बनाते हैं, कोई भी चीज बनाएंगे, तो उस सूरत में क्लाइंट हमें टेक्स्ट प्रोवाइड करता है सारे के सारा, ठीक है। क्लाइंट हमें सारे का सारा टेक्स्ट प्रोवाइड करता है और इसके बाद हम उसकी टेक्स्ट की बेस के ऊपर वो फ्लायर बनाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक फ्लायर दिखाता हूँ जो मैंने अभी परसों ही बनाया था। सिविल्स, ये दो फ्लायर्स बनाए थे। अब इस फ्लायर का सारे का सारा जो आपके पास कंटेंट है, राइटिंग कंटेंट है, ये क्या मैंने खुद लिखा? ये मैंने खुद नहीं लिखा। ये मैं मुझे क्लाइंट ने प्रोवाइड किया और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के लिहाज से मैंने चीजों को अपने पास इस तरीके से पोर्ट्रे करके एक फ्लायर बनाया है। ठीक हो गया? आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को ये चीज समझ आ रही हो कि फ्लायर्स किस तरीके से जो टाइपोग्राफी होती है वो क्लाइंट प्रोवाइड करता है, आपने खुद से नहीं बनानी है। चलें, अब हम टाइप टूल के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहली चीज कि आप टाइप टूल लें। टाइप टूल लेने के बाद सिंपली एक दफा क्लिक कर लें। जैसे ही मैंने एक दफा क्लिक किया, मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कायदे आज़म, ठीक है। अब इस टेक्स्ट को अगर मैंने बड़ा करना है, ठीक है, अब मैं जितना चाहूँ उसको बड़ा कर सकता हूँ। बड़ा करने के लिए करना क्या है कि पहले इसको सिलेक्ट करूंगा और इसके बाद इसके साइज को इंक्रीज यहां से कर सकता हूँ। एक तो ये तरीकेकार हो गया। दूसरा तरीकेकार ये हो गया कि मैं इसको कॉर्नर से पकड़ता हूँ और शिफ्ट के साथ बड़ा करना शुरू कर देता हूँ।
तो आप देख सकते हो कि फॉन्ट साइज यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। अब सर क्या हम टेक्स्ट को इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं? ना हम टेक्स्ट को ऐसा छोटा करते हैं और ना ही हम टेक्स्ट को ऐसे बड़ा करते हैं। याद रखिएगा, डिजाइनिंग के अंदर टेक्स्ट हो जाए या इमेज हो जाए, हम कभी भी किसी भी चीज को स्ट्रेच नहीं करते। स्ट्रेच अगर कर देते हैं तो हम ग्राफिक डिजाइनर नहीं है। ठीक है, इट्स दैट सिंपल कि अगर आपने टेक्स्ट को स्ट्रेच कर दिया तो आप ग्राफिक डिजाइनर कहलाने के लायक नहीं हो। जब भी टेक्स्ट को छोटा या बड़ा करना है, कॉर्नर से पकड़ के छोटा करना है या कॉर्नर से पकड़कर बड़ा करना है, ना यहाँ से पकड़ के छोटा बड़ा करना है, ठीक है, इस तरीके से भी नहीं करना, ना यहाँ से करना है। और अगर ऐसा हो जाए तो वापस खोलने की कोशिश नहीं करनी। खोलेंगे तो वैसे वापस वैसी चीज नहीं मिल सकती आपको, इसलिए इसको डिलीट करना है और दोबारा से लिखना है टेक्स्ट। ठीक हो गया? आई होप कि आपको सिंपल टेक्स्ट लिखना यहाँ तक समझ आ गया। प्लीज एक आप लोग एक काम करो कि सिंपली टाइप टूल लो, एक क्लिक करो और अपने पास सिंपल कायदा आज़म लिख लो। दैट्स इट। आप लोगों ने ये काम करना है, उसके अलावा कोई और काम नहीं करना। मैं आप लोगों को 30 टू 45 सेकंड्स दे रहा हूँ, प्लीज जरा जल्दी से इसको अपने पास कर लें। काम बहुत सारे आज करने को। अच्छा, यहाँ पर सात शम्स ने कहा था सर कल लास्ट में कल की असाइनमेंट का टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो उसके लिहाज से मेरे दिमाग में भी एक वैसी एक आइडिया आया है कि असाइनमेंट के लिहाज से एक चीज करूंगा अगर मेरे पास टाइम हुआ करे। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोगों की क्यूरीज भी रिजॉल्व कर रहा हूँ मैसेज के ऊपर, अपने प्रोजेक्ट्स भी चल रहे होते हैं, ठीक है, आप लोगों का डाटा भी मेंटेन कर रहा होता हूँ, तो टाइम हमेशा बड़ा कम रहता है। तो एक आइडिया है कि अगर कुछ असाइनमेंट के अंदर आप लोगों को प्रॉब्लम रहेगी कि सर या असाइनमेंट में काफी लोगों को इश्यू आ गया, तो मैं क्या क्या करूंगा, आप लोगों के लिए वो असाइनमेंट करके एक ट्यूटोरियल सा बना के, ट्यूटोरियल कह लें या एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया करूंगा कि मैंने वो काम कैसे किया। ठीक है, बट आई एम नॉट प्रॉमिसिंग कि मैं ये काम डेली बेसिस के ऊपर करूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है एक मेरी अपनी पर्सनल मुश्किल भी चल रही होती है, आप लोग का कंटेंट भी, आप लोग का डाटा भी मैनेज कर रहा होता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा आप लोग क्यूरीज भी रिजॉल्व कर रहा हूँ, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं बचता मेरे पास भी। दिन में 24 घंटा ही होता है, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट भी करने होते हैं, तो चीजें इस तरीके से चल रही होती हैं। तो मैं कोशिश करूंगा, जस्ट आपको एक कह सकते हैं कि होप दे रहा हूँ कि मैं आप लोगों को ट्यूटोरियल बना दिया करूंगा या अपने पास वीडियो को रिकॉर्ड करके जिससे मैंने अपने पास काम किया होगा आप लोगों को करके दिखा दिया करूंगा। ठीक हो गया? तो जस्ट एक एफर्ट होगी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, जिस दिन मुझे वो टाइम मिला करेगा मैं आप लोगों के लिए वो एफर्ट पुट ऑन कर दिया करूंगा। अच्छा, यहाँ तक आई बिलीव कि आप सब लोगों ने टेक्स्ट अपने पास कर लिया है यहाँ तक। अच्छा, अब अगला काम ये करें कि देखिए यहाँ पर करेक्टर के ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरे पास यहाँ पर एक पैनल ओपन हो जाता है। ठीक है, आपके पास यहाँ पर एक पैनल ओपन हो जाता है। अब पैनल ओपन करने के बाद जब भी मैं बाहर क्लिक करूंगा ये पैनल क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, मैं बार बार पैनल पे क्लिक कर रहा हूं तो पैनल गायब हो रहा है। इसके लिए अब हम करेंगे क्या, हम ये करेंगे कि हम विंडो में जाएंगे और विंडो में जाने के बाद टाइप में जाएं और टाइप में जाने के बाद कैरेक्टर का पैनल ओपन करें। प्लीज आप में से हर कोई बंदा विंडो पे जाए, विंडो पे जाने के बाद टाइप के ऊपर क्लिक करे और इसके बाद कैरेक्टर के पैनल के ऊपर क्लिक कर लें। अच्छा, नुमान अकरम बलोच का क्वेश्चन है सर जी, सर वो आपको एक काम कहा था नुमान, मैंने आपका वो काम आपको प्रॉपरली व्हाट्सएप के ऊपर करके बताया था। ठीक है, कि व्हाट्सएप के ऊपर मैंने आपको सारी की सारी बात घंटा लगा के समझाई थी। ठीक है, तो जब एक बंदे का इशू होगा तो मैं उसको व्हाट्सएप पे ही समझाऊंगा, मैं ओवरऑल सबको कंफ्यूज नहीं करूंगा उसके पीछे। ठीक है, तो जो आपका वो इशू था कि आपके पास पैनल नहीं आ रहे थे, वो पैनल मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर बता चुका हूँ। स्टिल कोई डाउट हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर पूछ लेना, मैं वो चीज क्लास का पार्ट नहीं बना सकता। ठीक है, होपफुली सबने अपने पास कैरेक्टर का पैनल ओपन कर लिया होगा। कैरेक्टर के पैनल को ओपन करने के बाद इस पैनल को, इसी पैनल के अंदर यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है शो ऑप्शंस, आप इस बटन के ऊपर क्लिक करो
और यहाँ पर चले जाओ शो ऑप्शंस के ऊपर, तो यही पैनल और ये पैनल आपके पास सेम हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं। आप सबके पास अब ये पैनल कुछ इस हालत के अंदर नजर आ रहा होगा। अब हमें इस पैनल को बार बार खोलने की जरूरत नहीं है। आप यहां से देख सकते हो कि आपका ये वाला पैनल और ये वाला पैनल टोटली सेम हो चुके हैं। ठीक है, अब इसलिए हम इसको यहां से ओपन नहीं करेंगे, हम इसको यहीं से सब कुछ डील आउट करना शुरू कर देंगे। अच्छा, अगला स्टेप क्या करना है, देखें टेक्स्ट को लिखने के ना दो तरीके। या तो हम लोग टेक्स्ट को सिंपल एक लाइन के अंदर लिख लेते हैं, या हम लोग टेक्स्ट को इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट बॉक्स लिखते हैं। अब इसका पर्पस क्या होता है, मैं अपने पास एक लोगो बना रहा हूं, एक लोगो बना रहा हूं और इस लोगो के अंदर मेरे पास एक ये टेक्स्ट हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर ही ये देखिए, ये एक लाइन के अंदर मैंने लिखा है, जो भी आप लोगों को तरीकेकार मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब दूसरा तरीकेकार क्या होता है कि हम लोग किसी भी टेक्स्ट को ना इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स लिखते हैं। या तो हम लोग सिंपल ऐसे लिख लेते हैं कि जितनी भी अब जगह इसने कवर करनी है ना, जगह कवर कर लो। अब देखिए, अगर मेरे पास यही लाइन बड़ी होती, प्लीज अभी किसी ने कोई काम करना नहीं, सिर्फ यहीं पर देखना, अगर मेरे पास ये लाइन बड़ी होती, देखिए ये तो आर्टबोर्ड से बाहर निकलती जा रही है, जो कि अच्छी नहीं लगी। दूसरा तरीकेकार क्या है कि मैं चीजों को इन द फॉर्म ऑफ टाइप बॉक्स में लिखूं, टाइप टूल लूंगा और क्लिक करने की बजाय मैं क्लिक करके ड्रैग भी करना शुरू कर दूंगा। इससे होगा क्या, जैसे ही मैंने ड्रैग करके शुरू किया, अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिखना शुरू कर दूं, आप देख सकते हो कि ये टेक्स्ट अब आपका बाहर की तरफ नहीं जा रहा, इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ। अब ये चीज सिर्फ और सिर्फ इसी लिमिट के अंदर रिजॉल्व होगी। देखें, जब मैंने ये बॉक्स बनाया, ये ब्लू वाला बॉक्स बनाया, तो अब जो भी चीज लिख रहा हूं वो सब चीज सिर्फ इसी के अंदर ही आकर मर्ज हो रही है, इससे बाहर नहीं जा रही। आप देख सकते हो कि बाहर नहीं जा रही, अंदर ही अंदर सिर्फ रह रही है। अब ये काम हमने क्यों किया, ये काम हम तब करते हैं जब हमने अपने पास न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या इस तरीके से चीजों को डिजाइन करना हो। इसके लिए मैं यहाँ से लॉरम इप्सम पे जाकर टेक्स्ट को कॉपी करूं, पैराग्राफ को, और इस पे जाकर पेस्ट कर। पेस्ट करने से होगा क्या, कि आप देख सकते हो कि मेरा ये टेक्स्ट यहाँ पर नजर आ रहा है, बाहर निकल रहा है, कोई मसला नहीं। इसकी वैल्यू कम करना शुरू कर देता हूँ, आप देख सकते हैं कि मेरा ये सारे का सारा टेक्स्ट, फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ, मेरा ये सारे का सारा टेक्स्ट इस बॉक्स के अंदर आकर समा चुका है। ठीक है, इससे बाहर ये नहीं जा रहा। ठीक है, वैल्यू ज्यादा करता हूं तो ये बाहर निकाल देगा टेक्स्ट को, लेकिन इतने एरिया से बाहर नहीं जाएगा। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ चीज यहाँ तक शो होगी। ठीक है, अब आप लोगों ने करना क्या है, जितना बता रहा हूँ सिर्फ उतना करना है। आप सब लोगों ने टाइप टूल लेना है और क्लिक करके छोड़ना नहीं है, क्लिक करके करने की बजाय आपने इसको ड्रैग भी करना है। ड्रैग करेंगे तो आपके पास इस तरीके से बॉक्स बन जाएगा, और लॉरम इप्सम से आपने टेक्स्ट कॉपी करके यहाँ पर प्लेस करना है, और इस टेक्स्ट को इसके अंदर 12 साइज के ऊपर रख लेंगे। जल्दी से ये काम जरा अपने पास करना। इसको जरा जल्दी से पास कर लें और कमेंट्स में बता दें कि आप इस चीज को कर चुके हैं। ऑल राइट जी, आई बिलीव कि सबके पास अच्छे तरीके से ये चीज हो चुकी है परफॉर्म।
अच्छा, अब हम बात करते हैं फॉन्ट एंड फॉन्ट फैमिली की, कि व्हाट इज फॉन्ट एंड व्हाट इज फॉन्ट फैमिली। इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ अपने पास से, इसको वापस लेकर आऊंगा अभी, ठीक है, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ सबका। फॉन्ट है जी हमारे पास, ये मेरे पास है फॉन्ट। फॉन्ट का नाम क्या है? एरियल। और फॉन्ट फैमिली से क्या मुराद होती है? फॉन्ट फैमिली बेसिकली इसी की आगे फर्दर टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एरियल, नैरो, एरियल, एरियल रेगुलर, इन सबको मैं अपने पास छोटा कर रहा हूँ। इसी तरीके से आपके पास एरियल बोल्ड, एरियल इटैलिक, एरियल बोल्ड इटैलिक। अब ये चीजें क्या है? ये सारी की सारी इसकी फैमिली का हिस्सा है। अब जरूरी नहीं कि हर फॉन्ट की इतनी ही बड़ी फैमिली हो। जैसे एक इंसान का जरूरी नहीं कि जी चाचा भी हो, चाची भी हो, पप्पा पप्पी भी हो, ठीक है, दादा और दादी भी हो। सब चीजें जाहिर सी बात है जी, दादा दादी होंगे, नाना नानी होंगे, हो सकता है जी चाचा चाची ना हो सकता है पप्पा पप्पी ना हो, ठीक है। जिस तरीके से इंसानों के अंदर ये चीज मैटर करती है, इसी तरीके से फॉन्ट फैमिली के अंदर भी चीज मैटर करती है, कि हो सकता है कि किसी भी फॉन्ट के अंदर इटैलिक मौजूद ना हो सकता है किसी फॉन्ट के अंदर बोल्ड मौजूद ना हो सकता है किसी फॉन्ट के अंदर नैरो मौजूद ना हो, ठीक है। ये सारी की सारी हो सकता है कि चीजें मौजूद ना हो। तो ये शर्त नहीं है कि अगर एक फॉन्ट है तो उसकी फैमिली इतनी ही बड़ी हो। अगर मैं बात करूं यहाँ पर आ, इस फॉन्ट की बात करता हूँ, अटैक की। ये मेरे पास एक फॉन्ट है। अब इस फॉन्ट की फैमिली नहीं है, ये इकलौता है, ठीक है, लावारिस है। लावारिस क्यों है? क्योंकि इसकी फैमिली नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये रेगुलर के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो इस बात में आपने कभी भी परेशान नहीं होना कि एक फॉन्ट है सर तो हमें इसका बोल्ड नहीं मिल रहा, हमें इसको बोल्ड इटैलिक नहीं मिल रहा। हो सकता है कि उस फॉन्ट का बोल्ड या बोल्ड इटैलिक मौजूद ही ना हो, वो सिंपल लावारिस हो या इकलौता हो। आ रही है बात समझ? इससे और ज्यादा आसान अल्फाज में नहीं समझा सकता। अच्छा, यहां से आप ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है, यहां से आप फॉन्ट सिलेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर सिलेक्ट करता हूं कैलिब्री। कैलिब्री सिलेक्ट कर रहा हूं, कैलिब्री कौन सा है? कैलिब्री बोल्ड सिलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। ये क्या है? कैलिब्री फॉन्ट है। बोल्ड क्या है? इसकी फॉन्ट फैमिली है। इसको क्लिक करूं तो, और अगर मैं चाहता हूं कि ये वाला फॉन्ट उठकर इसके अंदर आ जाए, तो आई ड्रॉपर से जाकर सिंपल क्लिक कर लूंगा, तो आप देख सकते हो कैलिब्री फॉन्ट उसी साइज का, जिस साइज का साइज ये था 36.66, यही साइज उठकर अब इसके अंदर आ चुका है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई हो कि फॉन्ट क्या है, फॉन्ट फैमिली क्या है। पहली चीज आपके पास फॉन्ट होती है, दूसरी चीज आपके पास फॉन्ट फैमिली होती है। कुछ की फॉन्ट फैमिलीज बड़ी होती हैं, कुछ की फॉन्ट फैमिलीज छोटी होती हैं, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर कहा जा रहा है जी कि सर फॉन्ट्स की वेबसाइट भी रिकमेंड कर दें। राइट नाउ मैं आप लोगों को सिर्फ यही रिकमेंड करूंगा कि जो फॉन्ट्स आप लोग सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, आप इन्हीं फॉन्ट्स को यूज करें। लेकिन अगर स्टिल आपको शौक है कि हम नए नए फॉन्ट्स को ट्राई करें, तो आप font1001.com, thefont.com, इन वेबसाइट्स के ऊपर फ्रीली लाखों फॉन्ट्स पड़े हुए हैं। आप लोग वहां से जाके फॉन्ट्स को चूज कर सकते हैं। कुछ पेड भी होते हैं, जो पेड होते हैं वो आपको फ्री में नहीं मिल सकते, लेकिन ये वेबसाइट से जहां से आप जाकर फॉन्ट्स को डाउनलोड कर सकते हो। प्लीज अपना टाइम फॉन्ट्स को डाउनलोड करने में वेस्ट मत कीजिएगा। जो फॉन्ट्स आप लोगों के पास अभी मौजूद हैं, ट्रस्ट मी, डिजाइनिंग सीखने के लिए देर आर इनफ। वो कम नहीं है आपके लिए, वो इनफ है। तो जो फॉन्ट्स आपके पास मौजूद है, पहले उनसे अच्छा काम करना सीखें, इसके बाद नए फॉन्ट्स तक जाइएगा, तो इससे आगे कामों में निखार आएगा, ठीक है। और जहां तक लोगों के हिसाब से बात है कि हम लोगों के लिए कौन सा फॉन्ट चूज करें,
तो उसके लिए बाद में आप लोग फॉन्ट चूज कर सकते हैं, लेकिन स्टिल मैं यही रिकमेंड करूंगा लोगो भी आप लोग इन सिंपल फॉन्ट से बनाओ, क्योंकि इसके अंदर मेहनत ज्यादा लगेगी। जब मेहनत ज्यादा कर रहे हैं ना हम लोग, तो जब कम मेहनत की बारी आती है तो हम बड़ी आसानी से उन चीजों को अडॉप्ट कर लेते हैं। अगर हम मेहनती हो ना तो हम ऐशो इशरत वाली जिंदगी भी आराम से गुजार लेते हैं, लेकिन अगर हमने ऐशो इशरत में सारी जिंदगी गुजारी हो तो जाहिर सी बात है जो हालात खराब होते हैं तो हम लोग वापस बैक ट्रैक पे आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ट्रैक पे वापस नहीं आ सकते। तो इसलिए मुश्किल काम पहले करना सीखें, आसान काम बाद में आराम से हो जाता है। अगर अपने आप को आसानी की आदत डाल लेंगे तो जो मुश्किल काम होगा वो आप नहीं कर सकोगे। ठीक है, ओके जी। जहां तक आई होप कि आपको ये दो चीजें आप लोगों को समझ आ चुकी हैं। जहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। राइट नाउ मैं आप लोगों को कोई भी फॉन्ट्स रिकमेंड नहीं करूंगा, उसकी वजह फिलहाल ये है कि अभी उसकी जरूरत नहीं है। अभी आप लोगों को थोड़े से धक्के लगवाने, आप थोड़े से धक्के खाएं इंटरनेट के ऊपर। इसके बाद जब धक्के खा चुके होंगे, अच्छे फॉन्ट्स खुद से ढूंढ चुके होंगे, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फॉन्ट्स कौन से ऐसे हैं जो कि डिजाइनर्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन राइट नाउ इट इज नॉट द टाइम कि मैं आप लोगों के लिए वो आसानी क्रिएट कर दूं। अच्छा, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ ले। अच्छा, अब आप लोगों में से काफी लोग जल्दी गलती भी करेंगे, तो प्लीज ये गलती मत कीजिएगा कि मैंने यहाँ पर जिप्सी लिखा। जिप्सी लिखकर अभी मैंने सिलेक्ट नहीं किया इसको और अब मैं साइज बढ़ा दूं, तो ये साइज जो बढ़ेगा ना ये अगले लेटर के लिए बढ़ेगा, पीछे के लिए नहीं बढ़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका साइज ओवरऑल बढ़े तो पहले सिलेक्ट करना है इसको, सिलेक्ट हो गया इसके बाद आप इसका साइज बढ़ा सकते हो। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर लिखते लिखते साइज बढ़ाओगे तो साइज नहीं बढ़ेगा। या तो पहले साइज बढ़ा लें या सबको सेलेक्ट करके फिर साइज बढ़ाएं। अब GIB सिलेक्ट करूंगा तो सिर्फ इसी का साइज बढ़ेगा, बाकी का साइज नहीं बढ़ेगा। हो, ओके जी, यहाँ तक आई बिलीव सबको सब कुछ समझ आ गया। अब प्लीज सिर्फ और सिर्फ दोबारा से वीडियो की तरफ आ जाए, वीडियो की तरफ देखें। अगर गलती से इलस्ट्रेटर के ऊपर काम कर रहे थे तो प्लीज काम को छोड़ दें, क्योंकि अब जो बात बताने वाला हूँ ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं अपने पास लॉरम एप्सन से इसी टेक्स्ट को कॉपी कर रहा हूँ, टेक्स्ट बॉक्स ले रहा हूँ और अपने पास इतना बड़ा बॉक्स बना और इसके अंदर टेक्स्ट को पेस्ट कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है टेक्स्ट का साइज इतना ज्यादा बड़ा है कि वो इस तरीके से नजर आ रहा है, कोई मसला नहीं। सिलेक्शन टूल लिया और अब मैं इसके साइज को कम कर लेता हूँ, उसको कर लेता हूँ 12, मैं कर लेता हूँ 8 कर लेता हूँ ताकि चीजें आपको नजर आए। हम करने क्या वाले देखें, राइट नाउ ये जो आपका टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट इस बॉक्स के अंदर आप लोगों को क्लियरली और प्रॉपरली नजर आ रहा है। अगर इसी टेक्स्ट का साइज बड़ा हो जाता तो ये क्या होता, बाहर निकलना शुरू हो जाता। अब मैं नंबर टेक्स्ट को ज्यादा कर रहा हूँ, मैं इसी के अंदर और इसको कॉपी कर रहा हूँ। देखें जैसे ही टेक्स्ट मेरा इस टेक्स्ट बॉक्स से एक्सीड हुआ, ये जो टेक्स्ट बॉक्स मैंने बनाया था, जब इस टेक्स्ट बॉक्स से ये मेरा साइज इंक्रीज कर चुका है, तो अब मैं क्या करूं, अगले टेक्स्ट को मैं चाहता हूं कि यहां पर लिखा हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूं। इसके लिए प्लीज आप जरा आंखें खोलकर देखिएगा कि मैं यहां पर क्या करने वाला हूं। अगर आप इस पॉइंट को मिस कर दोगे तो आप इस चीज को परफॉर्म नहीं कर पाओगे। देखिए जब भी आपके पास यहाँ पर रेड मार्कर या रेड प्लस का साइन बना हुआ है, ये रेड प्लस का साइन आपको क्या बताता है कि आपका टेक्स्ट यहाँ तक भर चुका है। ठीक है, ये प्लस का साइन है ना, ये प्लस का साइन बता रहा है कि आपका जो टेक्स्ट है ना ये यहाँ तक भर चुका है और ये एक्सीड कर रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है। अब इसके लिए क्या करूंगा, पहले इस बॉक्स को सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद इस प्लस के साइन के ऊपर जाके सिलेक्शन टूल से क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा मेरा कर्सर आप देख सकते हो कि चेंज हो चुका है। अब यहीं पर इस पे जाकर सिंपली मैं एक क्लिक कर रहा हूं तो आप देख सकते हो जो रिमेनिंग टेक्स्ट था वो उठकर यहां पर अगले बॉक्स के अंदर आ चुका। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दोबारा देख लो, मेरे पास राइट नाउ टेक्स्ट ओवरफ्लो कर रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास इसी तरीके का एक और बॉक्स बना हुआ आ जाए और इस बॉक्स को मैं यहाँ पर अपने पास, जिस तरह न्यूज़पेपर हमारे पास में कॉलम्स की फॉर्म में, मैं चाहता हूँ कि इसका एक बॉक्स यहाँ पर आ जाए, लेकिन किस तरीके से आए कि ये इसका जो बकाया टेक्स्ट है, जो ओवरफ्लो टेक्स्ट है, वो अगले में उठकर नजर आए।
तो इसके लिए क्या करूंगा, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा, यहां पर जाकर इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा मेरे पास कर्सर आ जाएगा। मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो इसी साइज का एक और बॉक्स बनेगा और जो रिमेनिंग टेक्स्ट होगा वो उठकर आ जाएगा। सर अब हमें इसका फायदा क्या हुआ, हमने जो काम किया इसका फायदा क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट मुझे कहता है, मैं क्लाइंट के लिए ना 10 पेजेस बनाता हूँ उस तरीके से, और क्लाइंट मुझे कहता है कि भाई ये काम करो, ये जो लाइन है ना इसको डिलीट कर दो। अगर मैं इस लाइन को डिलीट करूं तो देखें टेक्स्ट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है। अगर मैं अपने पास देसी अप्रोच यूज करता, देसी अप्रोच से मुराद कि इट के बाद वाला जितना टेक्स्ट है, ठीक है, इट के बाद जितना टेक्स्ट है मैं उसको कॉपी करता हूं। देसी अप्रोच क्या है कि मुझे मेहनत करने की आदत नहीं है, मैं सिंपल इसको कॉपी करता हूं और एक और बॉक्स बना लेता हूं। इस सूरत में होगा क्या, ये बॉक्स अलग है, ये बॉक्स अलग है, इट को मैं मिटा भी देता हूं। अभी के लिए तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है कि यही यहां से इट किससे स्टार्ट हो रहा है, इट वॉज पॉपुलराइज्ड, सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। क्लाइंट ने अगर 10 पेजेस के बाद आपको सिंपल एक लाइन मिटाने को कह दिया तो आप देखें इट के बाद ये चीज दोबारा रिपीट होना शुरू हो चुकी है। जब ये चीज रिपीट होने लग जाएगी तो अब आपको यहां से मिटाना पड़ेगा। आप यहां से मिटाएंगे, टेक्स्ट यहां से भी उठ जाएगा, अगले कॉलम को आप और उठाओगे तो इस तरीके से आपको 11 दफा चेंजेस करनी पड़ेंगी। अगर आपने अपने पास बॉक्स को इस तरीके से लिंक कर लिया कि आप उसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद उस पर क्लिक करें और इस तरीके से एक नया बॉक्स बना लें, तो अब आपके बॉक्स के अंदर कोई भी चेंज होगा तो अगले के अंदर ऑटोमेटिकली टेक्स्ट आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। आई थिंक कि ये पॉइंट आप लोगों को समझ आ चुका हो। अब यही काम जो मैंने अपने पास किया आप लोग अपने पास प्लीज कर लो, इसके बाद इसको एक और नेक्स्ट स्टेप के ऊपर लेकर चलते हैं। यहां तक अगर आप लोगों के पास हो जाए तो प्लीज बताएं। यहाँ तक कोई मसला परेशानी, यहाँ तक कोई चीज ना समझ आई हो तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हो, मैं दोबारा बता देता हूँ। आई बिलीव कि यहाँ तक आप लोगों को सब चीजें मैंने बड़े सुकून के साथ, बड़े आराम के साथ और स्लो स्लो समझाई हैं। आई बिलीव कि यहाँ तक चीजें क्लियर होगा, नहीं क्लियर तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, अब इसी को एक और स्टेप आगे लेकर चल रहा हूँ। वो किस तरीके से कि मैं अगर चाहता हूं कि यहाँ पर अब जो अगला बॉक्स बनाऊं वो छोटा बनाऊं, तो देखिए मैं क्लिक करके छोड़ू नहीं, अगर मैं ड्रैग करना स्टार्ट करूं तो मैं कस्टम बॉक्स भी बना सकता हूं। ठीक है, कस्टम बॉक्स क्या करेगा कि सिर्फ उतना ही बड़ा बॉक्स बनाएगा। अगर आप एक क्लिक करते हो ना तो जितना पहला बॉक्स होता है उतना ही दूसरा बॉक्स भी बनता है, लेकिन अगर आप ड्रैग करो तो आपके पास कस्टमली दूसरा बॉक्स बनना शुरू हो जाता है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और इस तरीके से आप अपने पास कोई भी टेक्स्ट वगैरह इंसर्ट करके एक टाइपोग्राफिकल ड्राफ्ट बना सकते हो। आई होप कि ये वाला पॉइंट भी आपको समझ आ गया हो कि आप जो अगला बॉक्स है वो कस्टमाइज भी बना सकते हो। सिंपल क्या करना है, क्लिक करके ड्रैग करना शुरू कर देना है। अगर आपका बॉक्स शो नहीं हो रहा तो क्या नाम है इसका, हसीब। आई बिलीव हसीब नाम है। मेरा सिस्टम, लाइट चली गई है जी, सिस्टम मेरा स्लो काम कर रहा है। सर ये बॉक्स शो नहीं हो रहा। अच्छा जी, दोबारा देख लें हसीब। हसीब देखें मेरे पास ये बॉक्स है,
पहला स्टेप क्या है कि इस बॉक्स को सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करना है। पहला स्टेप कर लिया। पहले स्टेप के बाद आपने इस प्लस के साइन के ऊपर जाकर बड़े इत्मीनान के साथ क्लिक करना है। आगे पीछे हल्का सा क्लिक करोगे तो आपका कर्सर नहीं आएगा, और इसके बाद आपने सिंपली एक क्लिक करना है तो आपके पास वो बॉक्स बन जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि सर इसके राउंड ये वाला बॉक्स नहीं आ रहा, बाउंडिंग बॉक्स नहीं आ रहा, तो व्यू में जाएं और यहां पर शो बाउंडिंग बॉक्स कर दें। शो बाउंडिंग बॉक्स कर देंगे तो आपको यहां पर बाउंड्री बॉक्स नजर आना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट जी, यहां तक आई बिलीव कि सबको सब कुछ समझ आ चुका है। मैं इन सबको डिलीट कर रहा हूं अब, और दोबारा से काम करके आप लोगों को दोबारा समझाने लगा हूं, ताकि कहीं पर कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो वो आपको समझ आ जाए। अब हम लोग इन ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे साथ साथ, ठीक है। तो मैं अपने पास एक बॉक्स बना रहा हूं और उस बॉक्स के अंदर अपने पास एक टेक्स्ट एंटर कर रहा हूं। अब देखिए पहली चीज क्या है इसके अंदर, आपका टेक्स्ट साइज। मैं चार चार के पोर्शंस बना के चीज आपको समझाऊंगा, तो प्लीज आपसे वीडियो की तरफ देखना। ये जो पहला ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन किस लिए यूज होता है? आपके टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए, कि आप अपने टेक्स्ट साइज को बड़ा कर सको। दूसरा जो आपके पास ऑप्शन है, ये ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग के लिए, कि आप अपने लाइन स्पेसिंग किस तरीके से ज्यादा कर सकते हो। अब देखें यहाँ पर लाइन स्पेसिंग की ऑप्शन आ रही है, आप ऑटो पे रखो तो ये ऑटोमेटिकली चीजों को सिलेक्ट करेगा। लेकिन अगर मैं इसको इंक्रीज करूं तो आप देख सकते हैं लाइन के दरमियान में क्या आने लग गई है, स्पेसिस आना शुरू हो चुकी है। ठीक हो गया। अब देखिए अगर आपने लिखा है जिप्सी आर्ट, जिप्सी आर्ट लिखकर आप जितना मर्जी बड़ा कर लें, अब ये तो आपने इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ नहीं लिखा ना। अब आप इसका साइज पकड़ के जितना मर्जी बड़ा कर दो, आपको कोई भी फर्क नजर नहीं आएगा, अनलेस और अनटिल आप इसके ऊपर क्लिक करके एंटर करके अगली चीज लिखते हो। अब देखिए लाइन के अंदर डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये लाइन का डिफरेंस तब आता है, तो सिंगल लाइन के अंदर ये डिफरेंस आपको नजर कभी भी नहीं आएगा। सही हो गया। आई होप कि आपको ये दूसरा पोर्शन भी समझ आ गया हो। पहला पॉइंट क्या था कि आपने फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना हो तो आप यहां से कर सकते हैं, और अगर आपने अपने पास लाइन स्पेसिंग इंक्रीज करनी हो तो आप सेकंड ऑप्शन यूज करके लाइन स्पेसिंग को बढ़ा सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो आपके पास ऑप्शन है, इसको आपने हमेशा ऑटो पे ही रखना है। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन तब यूज होती है जब हम लोग अपने ऑब्जेक्ट्स को चाहते हैं कि ऑप्टिकली लग रहे हो कि बिल्कुल सेम है। ये बिल्कुल बहुत ही एडवांस लेवल पे हम जाके यूज करते हैं, तो इसका अभी आपने फिलहाल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इसको सिंपली ऑटो पे रखो। ठीक है, आप सब ने इसको ऑटो के ऊपर रखना है। देखिए ऑटो और ऑप्टिकल ऑप्टिकल का क्या मतलब है? ऑटो का मतलब कि ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे के दरमियान में लेटर स्पेसिंग क्या हो जाए, खुद से बनना शुरू हो जाए। लेकिन अगर आप ऑप्टिकल रखते हैं तो ऑप्टिकल से मुराद ये होता है कि देखने में हमें ये बिल्कुल ऐसे लगे कि सबके दरमियान में डिस्टेंस सेम है। अब ये कैसे होता है देखें, डबल ओ के, डबल ओ के, डबल ओ के दरमियान में एक अलग यहां पर स्पेस है। ठीक है, अब ऑप्टिकल है तो ऑप्टिकल से मुराद के अगर ए और एच है तो यहां पर अलग स्पेसिंग रखे, अगर ए और एस है तो उसके यहां पर अलग स्पेसिंग रखे। अब ये चीज आपको कब जज होती है? जब आप लोग बहुत ज्यादा एक्सपर्ट लेवल के ऊपर डिफरेंट फॉन्ट्स को ट्राई कर रहे हो, तो आप लोगों ने करना है क्या कि इसको ऑटो के ऊपर ही रखना है फिलहाल। ठीक है, आप लोगों ने इसको ऑटो से चेंज नहीं करना। अच्छा, यहां तक आई बिलीव कि ये चीज समझ आ गई हो। इसके बाद जो अगली चीज है, अगली चीज ये है कि हम लोग किसी भी करेक्टर के दरमियान में स्पेसिंग को कैसे बढ़ा चढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि इसकी स्पेसिंग ज्यादा हो जाए तो देखें क्या हो रहा है, टेक्स्ट की स्पेसिंग इंक्रीज हो रही है। अब ये चीज यूज कहां पर होती है जरा उसको समझ लें।
मैं एक लोगो बना रहा हूँ और लोगो का टाइटल है जिप्सी आर्ट। अब इसके नीचे मुझे इसका स्लोगन लिखना है या इसकी टैग लाइन लिखनी है। अब इसके लिए क्या करूंगा, इसको छोटा करूंगा, इसकी फॉन्ट की फैमिली को चेंज करूंगा, लाइट पे ले आऊंगा। अब इसको मैं चाहता हूं कि अलाइन करूं कि यहां से जितना जिस चीज का जी स्टार्ट हो रहा है वहां से एस नजर आए और टी के एंड तक जाए। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग स्पेसिंग को ज्यादा करना शुरू करेंगे। नाउ सी दिस। तो इस तरीके से हम लोग अपने लोगों का मेन नेम और इसके बाद उसका टैग लाइन या उसकी स्लोगन लाइन इस तरीके से लिख रहे होते हैं। आई होप कि आपको ये चारों ऑप्शन समझ आ चुके हो। प्लीज इन चारों ऑप्शंस को अपने पास ट्राई कर लें, फिर हम लोग इन ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। यहां तक हो जाए तो प्लीज मुझे बताएं ताकि मैं आगे चल सकूं। फरहान का क्वेश्चन है, कैन आई ड्रॉपर ऑल्सो कैप्चर द फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट। फरहान, क्यों ना हम लोग इस चीज को ट्राई करें। जल्दी से मुझे ट्राई करके जरा आप जल्दी से अब आप भी मुझे कमेंट के अंदर बताओगे क्या हमारे पास फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाती है अगर मैं आई ड्रॉपर टूल यूज करूं। जरा जल्दी से इसको करें और आप इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरा जल्दी से बताओ। चीजों को ना एक्सपीरियंस करना सीखें। कोई भी माइंड में डाउट हो तो उसको एक दफा एक्सपीरियंस कर लें। अगर आई ड्रॉपर के हवाले से कोई चीज क्लियर नहीं है तो आई ड्रॉपर को क्लिक करके आप चेक कर लो क्या फॉर्मेटिंग कॉपी हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जिनका जवाब आप लोग खुद से भी फाइंड आउट कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ। तो चलें जी। फरहान, मैं वेट कर रहा हूँ। यस सर, इट वर्क। तो जी बिल्कुल जी, काम करता है। फॉर्मेटिंग अगर आपने कॉपी करनी हो तो आप किसी भी लोगो फॉन्ट को लें और आप चाहते हैं कि इसकी फॉर्मेटिंग ऐसी हो जाए तो आप आई ड्रॉपर लें और उस पर क्लिक कर दें। तो ये सब चीजें इसकी कॉपी करके इसके अंदर आ जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि इसकी चीजें कॉपी होकर इसके अंदर आ जाए तो उसको सिलेक्ट करें और आई ड्रॉपर से इसके ऊपर क्लिक करें तो ये चीज वैसे कॉपी हो जाएगी। ठीक हो गया। अब देख लें आप लोगों के सामने जो मैं फॉन्ट यूज कर रहा हूँ ना, बहुत ज्यादा फैंसी फॉन्ट यूज नहीं कर रहा। मैं कैलिब्री, एरियल जो आप लोग सिस्टम के फॉन्ट्स है सिर्फ वही यूज कर रहा हूँ। इन फॉन्ट्स को यूज करने की वजह क्या है कि आप लोगों को बताया जाए कि ये जो फॉन्ट्स हैं ये इतने भी बुरे नहीं है। आप इनको भी यूज करते हुए एक अच्छा आर्टवर्क अपने पास क्रिएट कर सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम कोई भी चीज ना समझ आई है तो आप लोग पूछ सकते हो। अच्छा, अब मैं मोबाइल के ऊपर ना अपने पास व्यू नहीं कर रहा। इसकी रीजन ये है क्योंकि मैं यहाँ से हॉटस्पॉट वगैरह भी ऑफ कर रहा हूँ। लाइट नहीं है और मैं चाहता हूँ कि मेरी बैटरी थोड़ी ज्यादा देर तक चले। ठीक है। चलिए, जहां तक आई बिलीव कि आपको सब कुछ समझ आ गया, मैं हर टॉपिक के बाद स्क्रीन को ओपन करूंगा, उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चंस को रीड आउट करूंगा। ठीक है। अच्छा, अब दोबारा से इसी टॉपिक के ऊपर आते हैं। अब हम लोग अगली ऑप्शंस को देखते हैं। अगली ऑप्शंस भी बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की है कि अगर मैंने अपने पास जिप्सी आर्ट लिया हुआ है, कॉपी मैंने लिया है आर्ट दबा के। ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू को ज्यादा करूं तो क्या हो रहा है। मैंने आपको शुरू में सबसे पहले बात बताई थी कि किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी आर्ट वर्क को हम लोग स्ट्रेच नहीं करते। स्ट्रेच क्यों नहीं करते? क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग का रूल है कि स्ट्रेचिंग नॉट अलाउड। आपने पासपोर्ट साइज पिक्चर बनवाई, फोटोग्राफर ने आगे पिक्चर ली और प्रिंट निकालते हुए आपके चेहरे को लंबा कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, क्या आप उसको पैसे देंगे कि भाई ये पैसे वो आपसे पैसे डिमांड कर सकता है? किस मुंह से पैसे डिमांड करेगा? ना आप उसको पैसे दोगे कि आपने मेरी शक्ल के साथ किया क्या। तो उसी तरीके से जो डिजाइनिंग है ना, डिजाइनिंग के साथ भी हम लोग इस तरीके के खिलवाड़ नहीं करते। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर मेरे पास ये पॉइंट ज्यादा होता चला जा रहा है। अगर स्ट्रेचिंग वर्ड हॉरिजॉन्टली ज्यादा हो जाए इस तरीके से
तो ये भी चीज अलाउ नहीं होती। तो अब आपने करना क्या, अगर कभी आपके पास चीज आपसे स्ट्रेच आउट हो जाए तो आप इन वैल्यूज को वापस 100% कर लो। इससे होगा क्या कि जो आपका आर्ट वर्क है वो वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा, आपका टेक्स्ट अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। अगर आपके पास ये चीज बनी हुई है और आपने इसको यूं कर दी है, देखिए आपने इस तरीके की हरकत कर दी है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। इसको आपको वापस क्या करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा, ताकि ये वापस अपनी ओरिजिनल हालत के अंदर आ जाए। और अगर कभी चेक भी कर रहा हो ना कि आपका टेक्स्ट टच हुआ है कि नहीं हुआ, तो आपने इन वैल्यूज को देखना है, ये हमेशा क्या होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। ठीक हो गया, यहां तक बात आती है समझ। अच्छा, ओके, अच्छा, अब हम लोगों ने इन दो ऑप्शंस को पढ़ना है। ये लाइन हमारे पीछे जो ऑप्शन है हमारे पास चलाती है बेस लाइन शिफ्ट। कि बेस लाइन शिफ्ट क्या चीज है, आप लोगों ने अमूमन अलिफ बे पे सबने लिखी हुई हरूफ तहज्जी से कहते हैं, आप सब लोगों ने अपने पास अलिफ बे पे लिखी होगी। तो अलिफ बे पे लिखते हुए जो उर्दू की कॉपीज होती है, हम कहते हैं उर्दू की कॉपी चाहिए हमें, उर्दू की कॉपी के अंदर एक लाइन लगी हुई होती है। आप जब भी अलिफ बे पे ते टे से जो भी लिखते हो, हमेशा उस लाइन के अकॉर्डिंग लिखते हो। अब देखिए आपके पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट की लाइन क्या है, बेस लाइन, ये ब्लू वाली बेस लाइन है। अगर मैं इसको इंक्रीज करना शुरू कर दूं, देखें ये बेस लाइन भी क्या चलती जा रही है, ऊपर की तरफ चलती जा रही है। अब अगर मेरे पास गलती से कभी बेस लाइन शिफ्ट ऊपर की तरफ निकल जाए और मैं टेक्स्ट यहां पर लिखना शुरू करूं, तो लिखते लिखते लिखना का चला कहां जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। क्यों ऊपर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि ये बेस लाइन से ऊपर की तरफ उठ चुका है। ये बेस लाइन थी इसकी, जो ब्लू पॉइंट है ना, ये इसकी बेस लाइन थी, हम इसको इतना ज्यादा उठा चुके हैं। तो इसको आपने हमेशा जीरो रखना है। अभी हम लोग टेस्ट टूल को और एक्सपर्ट लेवल की तरफ लेकर जाएंगे ना, तो आपको ये बेस लाइन शिफ्ट और ज्यादा क्लियर आउट हो जाएगी। ठीक है, तो परेशान नहीं होना। अच्छा, अगली चीज है रोटेट। अगर आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट रोटेट होना शुरू हो जाए, लाइक दिस, देखिए मैं इस वैल्यू को बढ़ाया जा रहा हूं तो ये रोटेट होता चला जा रहा है। ऐसा काम, ऐसी हरकतें हम लोग डिजाइनिंग के अंदर नहीं करते। हमें लगता तो बड़ा अच्छा है कि शायद हम लोग बहुत अच्छी हरकतें कर रहे हैं ये, लेकिन ये डिजाइनिंग के टर्म्स के अंदर ऐसी हरकतें नहीं करते। ये चीजें बहुत ही मैन्यूट लेवल पर यूज होती हैं और एक्सपर्ट लेवल पर जाकर यूज होती हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने पास ये चीज परफॉर्म नहीं करनी। हाँ, टेस्ट की अगर आपको 180 डिग्री के ऊपर कॉपी चाहिए तो आप ये काम कर सकते हैं। अब देखें, इसकी 180 डिग्री के ऊपर मुझे ये वाली कॉपी मिल गई। ठीक है, अब वो आपकी मर्जी है कि आप इसको यूज करना चाहते हो कि नहीं। आपको एक ऑप्शन बताना मकसद था। ये ऑप्शन अगेन अपकमिंग टॉपिक के अंदर एक्सपर्ट लेवल के ऊपर जाएंगे तो मैं आपको ये चीजें और एग्जांपल के साथ समझा दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए सिर्फ ये चीज चेक कर लें कि ये बेसन शिफ्ट क्या करती है और ये रोटेशन क्या करता है, करेक्टर रोटेशन क्या करता है। ठीक है, जरा जल्दी से इसको अपने पास कर लें, इन चार ऑप्शन को देख लें, फिर हम आगे चलते हैं। अपने एंड पे चेक करें जी, वॉइस बिल्कुल क्लियर चल रही है, सब कुछ बिल्कुल क्लियर है। यहां तक हो जाए तो प्लीज बताइएगा ताकि मैं आगे चल सकूं।
ऑलराइट जी, यहाँ तक भी आप लोगों के पास चीज समझ आ चुकी है। अब अगली कुछ ऑप्शंस हैं, जरा उनको देख लें। अच्छा, अब अगली जो आपके पास ऑप्शंस हैं वो ये हैं। अगर आपने अपने पास सब कुछ स्मॉल कैप्स में लिखा हुआ है, देखें ये वैल्यू मेरे पास खराब आ रही है तो कोई मसला नहीं, इसको मैं जीरो कर लूंगा तो सही हो जाएगा। मेरे पास जिप्सी मैंने वर्ड लिखा हुआ है और ये सब कुछ क्या है, स्मॉल कैप्स के अंदर है। स्मॉल कैप्स से मुराद कि ये स्मॉल फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपके पास यही चीज कैपिटल में सारी की सारी चली जाए और आपको खुद से कुछ भी कैपिटल ना करना पड़े, तो आप ऑल कैप्स के ऊपर क्लिक कर देते हो, आपके पास पूरी की पूरा ऑब्जेक्ट ऑल कैप्स के अंदर चला जाएगा। इसी तरीके से पैराग्राफ को सिलेक्ट करके अगर आप इस तरीके से क्लिक कर देते हो तो सारा का सारा टेक्स्ट आपके पास कैपिटल हो जाता है, ठीक है। दूसरी ऑप्शन देख लें, इसी के हमारा दूसरी ऑप्शन है, जी ऑप्शन क्या करती है। इस ऑप्शन के अंदर मैं खत्म कर रहा हूं और यहां पर मैं वाई को कैपिटल लिख रहा हूं और एस को कैपिटल लिख रहा हूं। ये ऑप्शन क्या करती है कि जो आपके पास कैपिटल वर्ड्स होते हैं उनको तो कैपिटल ही रखती है, लेकिन जो चीजें आपके पास स्मॉल वर्ड के अंदर होती है लाइक दिस, इसको मैं इसमें कन्वर्ट करूंगा। जो जी स्मॉल है तो जी को क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा। अगर मेरे पास वाई है, इसको कैपिटल कर देगा। जो आपके पास वाई है, वाई एज इट इज कैपिटल है, कैपिटल आएगा। जो स्मॉल पी है वो भी क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, लेकिन साइज में क्या होगा, स्मॉल होगा। एस वैसे का वैसे ही कैपिटल आएगा। वाई छोटा है, छोटा ही आ रहा है लेकिन कैपिटल आ रहा है। वाई कैपिटल है लेकिन साइज में क्या है, छोटा आ रहा है। तो आई होप कि आपको ये ऑप्शन भी आसानी के साथ क्लियर हो चुकी हो। बहुत ही सिंपल सी ऑप्शन थी। पहले चीजों को देख लें, इसके बाद अपने एंड पे कीजिएगा, वरना फिर कंफ्यूजन का शिकार होंगे। बहुत आसान चीजें हैं ये। अच्छा, आप लोगों ने बचपन में फॉर्मूला, बचपन में क्या स्कूल में फॉर्मूला पढ़ा था। ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी। अब देखें, टू को सिलेक्ट करके मैं सुपर स्क्रिप्ट में लेकर जा सकता हूँ। बी का टू इसको सिलेक्ट करके सुपर स्क्रिप्ट में लेकर जा सकता हूँ। उससे क्या बन गया, ये ए स्क्वेयर बन चुका है, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर आपने कभी गलती से सुपर स्क्रिप्ट सिलेक्ट किया हुआ है, अब आप यहाँ पर अपना नाम लेते, मैं यहाँ पर अपना नाम लिखता हूँ महशान। फॉन्ट जितना मर्जी बड़ा कर लूं, ये बड़ा होगा नहीं। क्यों नहीं बड़ा होकर नजर आ रहा, क्योंकि सुपर स्क्रिप्ट ऑन है। अगर सुपर स्क्रिप्ट खत्म करूं तो देखें ये इसकी ओरिजिनल हालत थी। अगर कभी ऐसी गलती हो जाए तो सुपर स्क्रिप्ट को ऑफ कर लीजिएगा। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला होता है वाटर का, H2O। टू को सिलेक्ट करें, सबस्क्रिप्ट में ले जाएं, तो इस तरीके से ये आपके पास सबस्क्रिप्ट के अंदर चीज चली जाएगी। अगर आप चाहते हैं किसी चीज के अंदर अंडरलाइन लग जाए तो आप अंडरलाइन इस तरीके से लगा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि किसी भी चीज के अंदर स्ट्राइक थ्रू आ जाए, स्ट्राइक थ्रू से मुराद कि आप चीज को काट दो, तो आप उसको इस तरीके से बना सकते हैं। यहां तक प्लीज इन 5 ऑप्शंस को चेक कर लें, बहुत ही सिंपल सी ऑप्शंस हैं। यहां तक हो जाए तो प्लीज मुझे बताएं ताकि मैं आगे चल सकूं। अच्छा, इसके बाद जी आपके लिए यहाँ पर मैं कुछ चीजें करने वाला हूँ। जिस तरीके से जिप्सी आर्ट को ही लेकर चलते हैं। ये टच टाइप टूल आप लोगों को बताने वाला हूँ। टच टाइप टूल करता क्या है, अगर आप टच टाइप टूल सेलेक्ट कर लो
अब आप इंडिविजुअली किसी भी करेक्टर को छोटा या बड़ा कर सकते हो। किस तरीके से? वाई के ऊपर जाकर क्लिक किया, साइड से पकड़कर छोटा कर बड़ा कर सकते हैं, ऊपर से पकड़ के रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको को आप आगे फर्दर लेकर जा सकते हैं, पीछे भी लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो आप ये सारे का सारा काम टच ट्रैक टूल से एक क्लिक के ऊपर भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपके सामने जिप्सी आर्ट को ही कुछ स्टाइलिंग दे रहा हूँ। ठीक है। तो आप टच टैब टूल से अगर आपने ये वैल्यूज बार बार खुद ना एडजस्ट करनी हो तो आप लोग यहां से जाकर टच टैब टूल के थ्रू भी इन वैल्यूज को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक हो गया? लाइक दिस। इस तरीके से भी आप इन वैल्यूज को एडजस्ट कर सकते हो। टी अच्छा नहीं लग रहा, टी को मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। ठीक है। तो आप टाइपोग्राफी के साथ इस तरीके से प्ले आउट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ आ गई हो। अगर किसी का भी क्वेश्चन है तो वो प्लीज क्वेश्चन कर सकता है। मैं राइट नाउ इस लेक्चर को और फर्दर आगे नहीं लेकर जाऊंगा। इसकी रीजन ये है कि आप लोग मेरी बैटरी की हालत दे सकते हो कि यहाँ पर बैटरी तकरीबन एंड है, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी चीजें नहीं करवाना चाहता। अभी ये टूल आपका बहुत सारा रहता है, ठीक है। इसके अंदर भी हमारे पास पैराग्राफ की ऑप्शंस रहती हैं। इसी के अंदर अभी हमारे पास ये सारी की सारी चीजें रहती हैं। तो जब एक दफा हम चीजों को कंप्लीट कर लेंगे तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह से कुछ ना कुछ बनाकर भी दिखाऊंगा और आप लोगों को टाइपोग्राफिकल बेस्ड लोगोज भी इसके ऊपर बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, अभी से आप लोग इन टूल्स की प्रैक्टिस करते जाओ। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग वो क्वेश्चन कर सकते हो। इस लेक्चर के बाद मैं दोबारा से भी लाइव आऊंगा, ठीक है। मैं अपना दूसरा लैपटॉप रेडी कर रहा हूँ, मैं दोबारा से लाइव आऊंगा और उस सेशन के अंदर सर उस्मान सुल्तान जो होंगे वो आपसे साथ मीटिंग रखना चाहते हैं, ठीक है। आप लोगों के कोर्स के हवाले से आप लोगों से कुछ चीजें पूछेंगे। तो प्लीज आप लोगों ने लाइव दोबारा से आ जाना है। मैं अभी दोबारा लेक्चर में लाइव आऊंगा, ठीक है। और जैसे ही ये लेक्चर अभी एंड करूंगा तो ठीक 1 से 2 मिनट मुझे और लगेंगे दूसरा लैपटॉप रेडी करने में और मैं दोबारा से ऑनलाइन आ जाऊंगा और सर उस्मान सुल्तान को भी अपने साथ लाइव ले लूंगा। तो आप लोगों ने प्लीज लेक्चर को ज्वाइन दोबारा से कर लेना। मीनवाइल अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है और कोई क्वेश्चन करना चाहते हो आप तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। लेक्चर आपका 1.5 घंटे का ही होता है, वो 1.5 घंटे आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ आपके लिए अगर कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। मरियम, इरेजर की प्रॉपर्टी ही यही है कि जहां से अरेज करते हैं वहां पे पाथ बना देता है। पाथ को हमेशा क्लोज रखता है, पाथ को ओपन नहीं करता। रेजर की प्रॉपर्टी ही यही है। तो रेजर बिल्कुल ठीक काम कर रही है। जहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई और चीज पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। आपको मैं बता चुका हूँ, जब भी किसी चीज को स्ट्रेच करना है तो कोने से पकड़ के करना है, दैट्स इट। कोने से पकड़ के करें और शिफ्ट दबा के शिफ्ट प्रेस करके आप उसको स्ट्रेच करो तो चीज प्रोपोर्शनली स्ट्रेच होती है, ठीक है। शिफ्ट के बगैर कुछ भी बड़ा या छोटा नहीं करना। अच्छा, जवाब अहमद का क्वेश्चन है सर लेटर स्टाइल्स में एडिटिंग कर सकते हैं? स्टाइल्स के अंदर लेटर स्टाइल्स आप किस तरीके से कह रहे हो? थोड़ा सा एलैबोरेट करो अपने क्वेश्चन को ताकि मैं टू द पॉइंट आंसर दे सकूं। क्या आप ये चाह रहे हो कि हम ए के अंदर थोड़ी सी चेंजेस कर लें, बी के अंदर चेंजेस कर लें? अगर आपको ये मतलब है तो आप मुझे बताओ।
अच्छा जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टाइप फेस इज एक्चुअली अ फॉन्ट, ठीक है, टाइप फेस ही फॉन्ट होता है, ठीक है। टाइप फेस हो जाए, फॉन्ट का वर्ड यूज करें, टाइपोग्राफी का मतलब यूज करें, तो ये सारे एक ही मतलब है, ठीक है इसके। अच्छा सर, लेटर्स के स्टाइल, अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया है। मैं दोनों की लैंग्वेज करनी है अगर आपने स्पेसिफिक पार्ट रिमूव करना है तो आपको मैंने और भी टूल्स बताए थे, जहां पर आपके पास पाथ रेजर टूल था, आपके पास नाइफ टूल था, सीजर टूल था। रेजर टूल काम नहीं करी तो बाकी टूल से काम करके चेक करें, ठीक है। सर असाइनमेंट में राउंड से सर्कल्स का ही बता दें। कौन से सारे सर्कल की बात कर रहे हो, जो टॉप में जो स्पेस के पास आया था सर्कल की बात कर रहे हो? साथ प्लीज एलेबरेट कर दो थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पर कैन वी कंबाइन टू शेप्स टू करेक्टर्स बाय यूजिंग शेप टूल। और जवाब, जवाब का और सदफ जो आपका क्वेश्चन है वो तकरीबन एक ही जगह जाकर मिलते हैं, तो मैं एक ही दफा जवाब देता हूँ उसका। हाँ बिल्कुल, हम लोग लेटर्स के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। जब आपको टाइपोग्राफिकल लोगो बनाना बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कि हम लोग इनके अंदर चेंजेस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन राइट नाउ एज यू नो कि हमने एक टाइप का एक फेज से गुजरे, कल हम दूसरे फेज से गुजरेंगे, तरसों हम तीसरे फेज से गुजरेंगे। तो इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ द डे जब हम लोग अपने पास टाइटल कंप्लीट कर लेंगे, तो आप लोग देख लेना कि कैरेक्टर्स भी हम लोग मर्ज कर लेंगे, हम लोग कैरेक्टर्स अंदर चेंजेस भी कर लेंगे, हम सारे का सारा काम कर सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन जरा देख लें जी। मैं जितना अपने दिमाग से समझ सकता हूँ, लेकिन मेरा लैपटॉप कभी भी ऑफ हो सकता है, मैं वेट नहीं कर पा रहा कि मैं आप लोगों के वेट करूं। देखें, दो चीजें हैं। आपने अगर इसके अंदर से किसी चीज को खत्म करना है तो आपको मैंने क्या बताया था? पाथ इरेजर टूल। आप पाथ इरेजर टूल यूज कर सकते थे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आप लोगों को मैंने कहा एक चीज स्ट्रेट होनी चाहिए, तो उसके लिए प्रोसीजर ये था, जो सही प्रोसीजर था वो ये था कि आप इसको सिलेक्ट करो, इसके बाद आप इसको कर दो एक्सपेंड। एक्सपेंड करने से शेप बन चुकी है। शेप बन करने के बाद आप यहाँ पे लगाओ रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल को करो छोटा, इसको सिलेक्ट करें, शेप बिल्डर लें और इसको माइनस करें। जो आप एक्सपेक्ट कर रहा था ना, वो कुछ ये चीज एक्सपेक्ट कर रहा था। अच्छा, इसके बाद आगे पास यही सर्कल बन रहा था, इस सर्कल के अंदर से मैं एक एंकर पॉइंट अपना डिलीट कर देता हूँ और इसको इस तरीके से रख लेता हूँ। ये दूसरी चीजें आपके पास बन रही थी, वो कुछ इस तरीके से बन रही थी, ठीक है। अब इसके अंदर से भी आपने क्या करना था, इन चीजों को निकालना था, इस चीज को रखा नहीं रहने देना था। अब इसको कैसे आप क्लियर कर सकते थे? इसको आपने मिटाकर क्लियर करें, पाथ रेजर से करें, आपने इस तरीके से क्लियर करना था, ठीक है। तो ये जो लाइन, काफी जिन्होंने गलतियां की है ना इस लाइन के लिहाज से, वो लाइन की गलतियां कुछ इस तरीके से सॉर्ट आउट करनी थी। ठीक हो गया? यहाँ तक कोई और बात अगर आप पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर आउट हो गया हो, ठीक है। करेक्टर्स को हम लोग कैसे मर्ज करेंगे, कैसे ज्वाइन करेंगे, वो बात की बात है, इंशाल्लाह वो आप लोगों को बाद में बता दूंगा। राइट नाउ जी मैं लेक्चर को एंड करने लगा हूँ, और मैं दोबारा से ऑनलाइन अभी आऊंगा, दोबारा लाइव आऊंगा, और आप लोगों ने दोबारा से मुझे ज्वाइन करना है। ठीक हो गया? चलें जी, मैं इस टाइम लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।